हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो बता देना एक बार। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो बता देना। हेलो मैम, वीडियो नहीं दिख रही है। रोज रोज का ड्रामा रहता है, वीडियो नहीं दिख रही। कल मेरी टीम ने बात किया प्रॉब्लम, और सबका प्रॉब्लम जैसे टीम ने बताया ना, एक बार क्लास को क्विट करके ज्वाइन करिए और उसके बाद सब ठीक हो गया। अपनी तरफ से आप लोगों को करना है, मेरे साइड से कोई इश्यू नहीं है। खुश रहिए शिव भाई, खुश रहिए। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सारे चैंपियंस को। सब क्लियर है ना? ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? ओके चलो, कल मैंने आपको वो बताया था कि बोथ के साथ एंड का यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे गलती है ना। बोथ द रिच अलॉन्ग विद द पुअर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ग्रेट मेनी वाइसेस। अमीर और गरीब दोनों जिम्मेदार है, समाज में इतनी सारी बुराइयां हैं उसके लिए। देखो ये वाला एज वेल एज तो सही है, एज वेल एज अकेले तो लग सकता है, बट बोथ के साथ कल पढ़ा था हमने ना, एज वेल लगता है ना, अलोंग विथ लगता है। बोथ के साथ जब भी लगता है तो एंड लगता है। एंड जो भी आपका डाउट है, जो भी है पूछ डालिए। ये मत बोलिए कि मेरा एक डाउट है, उसके बाद पॉज दे के 5 मिनट बाद डाउट भेजोगे। टिल वगैरह की बात अभी मत करिए, ठीक है? अभी हम टिल को प्रेपोजिशन में पढ़ेंगे, क्योंकि वो प्रेपोजिशन का चैप्टर का है ना। टिल के साथ नॉट लगा सकते हैं। चंबल से प्रणाम। ओके चलो, इसको कॉपी कर लो। बातचीत नहीं करो यार। जब कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करोगे तो लिखोगे कब? एकदम शांति से, जैसे क्लास में आप लोग स्कूल में शांति से टीचर डांट के लिखवाते थे ना, वैसे ही अपनी साइड से लिखिए आप। आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का अनामिका प्रैक्टिस वाला मिल गया है। ऐसा थोड़ी है कि एक एक बच्चों को भेजा जाता है। आप जाओ पीडीएफ सेक्शन में, जाओगे ना, अचीवर बैच में जाओगे, अचीवर बैच क्लिक करोगे, एक जगह लाइव दिखाएगा और एक जगह रिकॉर्डेड दिखाएगा। तो रिकॉर्डेड वाले सेक्शन में जाओगे, ठीक है, रिकॉर्डेड वाले सेक्शन में जाओगे तो वहां आपको 3 सेक्शन में एक जगह पीडीएफ सेक्शन दिखेगा। ठीक है, पीडीएफ सेक्शन दिखेगा, वहां पे देख लेना। सबको मिला है, सबको मिल गया। ऐसा कैसे कि बाकी बच्चों को मिल गया, आपका नहीं मिला? ओके, अचीवर आप जाओ अपने ऐप पे, अचीवर पे क्लिक करोगे, लाइव और रिकॉर्डेड दिखेगा। रिकॉर्डेड थोड़ा सा बैठ के ढूंढना चाहिए ना, कौन सा चीज कहाँ पे है। अभी मैं बोल दूंगी ना, यूट्यूब पे ना एक बड़ा वायरल वीडियो आया है। वायरल वीडियो आया है यूट्यूब पे, जरा जाके देखना गर्ल्स। वो आपको मतलब 2 बार यूज करोगे ना तो आपका स्किन ग्लो करने लगेगा। ओके, ग्लोइंग स्किन के लिए है, 2 बार यूज करोगे पूरा स्किन चमकने लगेगा। उसके लिए तो एकदम जान दे दोगे, कहीं ना कहीं से ढूंढ के वो वीडियो निकाल ही लोगे। जो स्किन में ग्लो बढ़ाता है, स्किन को यूथफुल बनाता है, स्किन को इम्पेकेबल ब्यूटी देता है। इम्पेकेबल का मतलब होता है फॉल्टलेस, मतलब एकदम परफेक्ट ब्यूटी देता है। तो उसका कुछ लिंक विंक नहीं चाहिए, बस ये पीडीएफ में ही थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, वो भी मिल जाएगा। बोथ द रिच अलॉन्ग विद द पुअर, अलॉन्ग विद के साथ मतलब बोथ के साथ एंड लगा देना। नेक्स्ट वाला आ जाओ। कल मैंने ये पढ़ा दिया था। फॉर दिस जॉब, इस जॉब के लिए आपको इंग्लिश और चाइनीज दोनों का नॉलेज चाहिए। जैसे बोथ के साथ विथ और अलॉन्ग विथ नहीं लगता है, वैसे ही बोथ के साथ एज वेल एज भी नहीं लगता, एंड लगता है। मतलब एरर इसी, मतलब एरर थर्ड पार्ट में। रुको एक बार रिफ्रेश कर लेती हूँ। सॉल्व कर लिया बच्चे हमारे, पीडीएफ सॉल्व भी कर लिया। जिसको दिक्कत आई है उन्होंने वीडियो सोल्यूशन भी देख लिया, सब चीज तो आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। सब चीज आपको दे दिया गया है। एंड इस जॉब के लिए आपको दोनों इंग्लिश और चाइनीज का नॉलेज चाहिए, और बोथ के साथ एज वेल एज मत लगाना, एंड लगाना। हिज इज अ बिग हाउस, ठीक है,
उसका घर बड़ा है। कभी कभी हम हिज को भी एज अ पोजेसिव प्रोनाउन की तरह यूज कर लेते हैं। हिज पोजेसिव प्रोनाउन भी होता है और हिज पोजेसिव एडजेक्टिव भी होता है। ओके अगर ऐसा रहता है ना, हिज हाउस, ये भी सही है, हिज हाउस इज बिग, उसका घर बड़ा है, और हिज इज अ बिग हाउस, ये भी सही है। यहाँ पे इसको पोजेसिव एडजेक्टिव की तरह यूज किया है क्योंकि बगल में नाउन है, और यहाँ को एज अ प्रोनाउन यूज किया। सही है, सही है। जो पढ़ा रही हूँ ना उससे रिलेटेड डाउट पूछिए। पढ़ा रही हूँ मैं आपको कंजंक्शन, और डाउट पूछ रहे हो प्रोनाउन का। ऐसा लगता है कि मेरे को चेक करने आए हो सब। जो पढ़ा रही हूँ उससे रिलेटेड पूछिए, नहीं तो फिर टॉपिक डिले हो जाता है। ये भी लिख लिया स्टूडेंट्स ने। अब एक और आ जाओ। बोथ पर्सनैलिटी एज वेल एज एक्सटर्नल लुकिंग वेरी ग्रेटली बिटवीन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अगेन बोथ के साथ एक दो एग्जाम्पल भी लिख लोगे चलेगा, बोथ के साथ एंड लगा दो। ये सब एग्जाम्स में आए हुए सेंटेंस है। द चॉइस इज बिटवीन, अभी तो हम बोथ वाला कर रहे थे, अब बिटवीन वाला देखो। आपके पास चॉइस है, या तो सम्मान से मरो या अपमान से जिंदगी जियो। तो बिटवीन के साथ, बिटवीन के साथ भी और नहीं लगता है, बिटवीन के साथ और भी नहीं लगता, बिटवीन के साथ टू भी नहीं लगता, बिटवीन के साथ जब भी लगेगा बोथ की तरह एंड लगेगा। द चॉइस इज बिटवीन ग्लोरियस डेथ एंड शेमफुल लाइफ। लास्ट वाला एज वेल एज सही है। अकेला वाक्य में एज वेल एज आ सकता है, बोथ के साथ नहीं आ सकता। ओके द चॉइस इज बिटवीन, ये भी लिख लिया है। थोड़ा स्पीड में लिखिए, दो तीन एग्जाम्पल भी लिख लीजिएगा काफी। अब एक और, 1944 से लेकर 1947 तक चाइनीज नेशनलिस्ट ने रूल किया। अब बोलोगे कि मैम चलो यहाँ तो एरर तो यहीं पे, बिटवीन के साथ एंड लगेगा। ठीक है, बिटवीन के साथ एंड लगेगा, बट यहाँ एंड से ज्यादा बेटर क्या है कि हम फ्रॉम लगाएं। ये वाला ज्यादा बेटर है क्योंकि बता रही हूँ, फ्रॉम कंटिन्यूएशन के लिए आता है ना, फ्रॉम 1944 टू 1940 सॉरी फ्रॉम 1944 टू 1947, क्योंकि यहाँ कंटिन्यूटी का सेंस आ रहा है ना, मतलब एकदम लगातार 1944 से 1947 तक चाइनीज ने रूल किया। ओके मतलब रुक रुक कर नहीं रूल किया, कंटिन्यूएशन में किया। तो यहाँ ज्यादा बेटर है कि हम टू को टू रखेंगे और बिटवीन को फ्रॉम में बदल देंगे। कल मैंने आपको ये पढ़ाया भी था, कंटिन्यूटी के लिए आप फ्रॉम लगा देना, फ्रॉम के साथ टू लगे। चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट, अब आपका क्लास का 1 वीक हो गया है, थोड़ा स्पीड बढ़ा लेना है। समंदर मंथन क्लास कहाँ मिलेगी? समंदर मंथन क्लास अचीवर बैच में जो आपने परचेज किया है उसी में है, रिकॉर्डेड में है। अचीवर बैच 3 बैच आपको दिखा रहा है ना, एक दिखाएगा अचीवर 3.0, ठीक है, अचीवर आपका ये जो बैच है अचीवर 3.0 है, एक ग्रामर का है, और एक दिखाएगा उसके नीचे समंदर मंथन। समंदर मंथन रिकॉर्डेड है वो कैप का, और एक प्रैक्टिस का। चलो ये वाला तो हमने डिस्कस कर लिया, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। लेस्ट वाला आपको करवा ही दिया है, लेस्ट वाला फिर से करवाने की जरूरत नहीं है। कल मैंने आपको करवा दिया था ना, कल परसों में। लेस्ट अपने साथ शुड लेता है, और लेस्ट के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, और लेस्ट वर्ड के साथ नॉट नहीं होता। ये हमने पढ़ लिया है, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया, पढ़ा दिया आपको, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे दिया है, ये सब एग्जाम्पल्स दिया था। ओके अब आ जाओ। अच्छा, दो और ऑल दो, सॉरी
दो और ऑल दो, वैसे दो और ऑल दो मैंने कॉन्ट्रास्ट में थोड़ा बहुत जिक्र किया था। दो और ऑल दो, दो और ऑल दो के साथ कौन सा कंजंक्शन आता है? दो और ऑल दो कोरिलेटिव कंजंक्शन है। कोरिलेटिव मतलब जो पेयर में आता है। दो और ऑल दो के साथ एग्जाम में क्या करते हैं, क्योंकि हम लोग की हैबिट होती है पहले हम हिंदी करते हैं, यद्यपि ऑल दो उसने कड़ी मेहनत की बट लेकिन फेल हो गया, तो लेकिन का सेंस आ रहा है तो हम क्या करेंगे, ऑल दो और दो के साथ बट लगा देते, बट गलत है। दो और ऑल दो के साथ यट आता है, बट नहीं आता है। लेकिन कभी कभी ऑल्दो और दो के साथ यट नहीं भी आता है, हम कॉमा लगा के भी काम चला सकते हैं। कभी कभी यट नहीं भी आता है, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि दो और ऑल्दो के साथ हमेशा यट आए ही, लेकिन अगर बट आया है तो उसको काट के यट लगाना। बट कभी कभी यट आता है, नहीं आता नहीं है, ओके, कॉमा से भी काम चल जाएगा। और तीसरा, दो और ऑल्दो का यूज ये तो पता है कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंसेस में होता है। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब विरोधाभास, कॉन्ट्रास्ट में, ये तो आपने पढ़ ही लिया। दो, दो लगा दो या ऑल दो, ये इंटरचेंजेबल है, एक की जगह दूसरा लगा सकते हो, सेम है। दो ही ट्राइड, दो ही ट्राइड हिज बेस्ट, ही डिडंट सक्सीड। सॉरी, बट लगाना है मुझे। दो ही ट्राइड हिज बेस्ट बट ही डिडंट सक्सीड। ये बच्चों ने रट लिया है कि मैम जहां भी दो ऑल दो आ जाएगा ना तो वहां तो यट लगाना ही है, लगाना है, बट कभी कभी नहीं भी लगाते हैं। या ऑल दो भी लिख सकते हैं, ऑल दो ही ट्राइड टू सेव his mother, he could not do so. तीसरा, दो he worked, he failed. समुद्र मंथन के अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। समुद्र मंथन पहले बैच तो करो, उसके बाद आपको लगेगा कि एकदम एग्जाम ओरिएंटेड बैच है। इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। लिख लिया है ना सबने? ओके, ये मत बोलना कि टाइम नहीं दे रहे हो, टाइम सबको मिल रहा है नोट्स बनाने का। दो ही ट्राइड हिज बेस्ट, दो और ऑल्दो के साथ, दो और ऑल्दो के साथ ना कभी भी बट नहीं आता है, ये बट कंजंक्शन ही गलत है।
दो और ऑल्दो के साथ जब भी यूज करोगे तो येट, ओके, दो और ऑल्दो के साथ यूज करोगे येट, वरना कुछ भी मत यूज करो, कॉमा लगा के भी काम चला सकते हैं। देखो, दो ही ट्राइड टू सेव हिज मदर, यद्यपि उसने अपनी मदर को बचाने की कोशिश की बट नहीं बचा पाया, तो आप बोलोगे कि मैम दो और ऑल्दो के साथ, दो और ऑल्दो के साथ तो हमेशा येट यूज होता है ना, तो यहाँ पे बट लगा था, बट गलत कंजंक्शन लगा था, उसको काट कर मैंने सही किया है। लेकिन कभी कभी ऑल्दो और दो के साथ कोई कंजंक्शन नहीं भी लगाते हो, जब कंजंक्शन हटाते हैं तो कॉमा भी लगा देते हैं, तो वो भी सही, ये भी सही है। ये मत सोचना कि दो और ऑल्दो के साथ तो हमेशा येट आता है इसलिए चलो कॉमा हटा देते हैं और कॉमा की जगह येट लगा देते हैं, हम कॉमा भी लगा के काम चला सकते हैं, ठीक है, कॉमा भी लगा के काम चल सकता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है सेंटेंस में, मैंने देखा है कि दो और ऑल्दो के साथ ना येट लगा है और ना कॉमा लगा है, तो उसको भी एरर मत मानना। कॉमा अगर आप बोलोगे ठीक है मैम दो और ऑल्दो के साथ येट लगता है बट कभी कभी येट नहीं लगता है तो कॉमा लगा देते हैं, बट यहाँ तो कुछ भी नहीं लगा है, येट भी नहीं लगा है, कॉमा भी नहीं लगा है, तो क्या यहाँ कॉमा लगा दें? वैसे कॉमा का कोई एरर एग्जाम में आता नहीं है, कॉमा फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क वाला एरर नहीं आता है, वो सब एरर्स, तो ये भी सही है। कभी कभी बगैर कॉमा बगैर येट लगाए भी ये भी सही है, ओके, ये भी सही है, ये भी सही। ठीक है, ये भी हो गया। हाँ, ये देखो, यही सब मैंने लिखा था, कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस में यूज होता है, बट लगा के देते। दो डिफिकल्ट इट वाज, यद्यपि बहुत डिफिकल्ट था बट फिर भी मैं इसको किसी हाल में कर लूंगा, तो दो और ऑल्दो के साथ ये गलत कंजंक्शन लगा, बट नहीं होगा, येट होगा। उसी तरह दो ही वर्कड हार्ड, बट वो फेल हो गया, तो दो और ऑल्दो के साथ येट मत लगाना, आपने लिख लिया, फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। और कभी कभी दो और ऑल्दो में येट नहीं भी होता है, जरूरी नहीं है कि येट होगा, कॉमा भी लगा दिया तो फिर भी सही है, कॉमा नहीं भी लगा है तो फिर भी सही है। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब अपवाद नहीं होता है, ओ माय गॉड, कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब होता है विरोधाभास, कॉन्ट्रास्ट। अपवाद हम एक्सेप्शन को बोलते हैं, जबरदस्त वाली हिंदी रखी है। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट वाला सेंटेंस मतलब एक पॉजिटिव जाएगा एक नेगेटिव जाएगा। लिख लिया आपने इसको, ओके, बहुत ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। और दो ऑल्दो वाला सेंटेंस कॉन्ट्रास्ट में जाता है। एक कॉन्ट्रास्ट वाला आपको सेंटेंस दे देती हूँ, आपको उस समय बताया था ना, फर्स्ट डे जब हमने कंजंक्शन स्टार्ट किया था, सेकेंड डे, तो मैंने आपको बताया था सिंस वाला सेंटेंस या तो दोनों पॉजिटिव, ठीक है, या तो दोनों नेगेटिव। सिंस वाला सेंटेंस कॉन्ट्रास्ट में नहीं जाता है, बट ऑल्दो वाला सेंटेंस कॉन्ट्रास्ट में जाता है। एक सेंटेंस ऐसा आया हुआ है, एक सेंटेंस ऐसा था, सिंस, एक तो मैंने वो एग्जाम्पल दिया था, आपको याद होगा, सिंस नदियों को लिंक कर दिया जाता है तो हम सूखे से निजात पा सकते हैं, बट फिर भी गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया है, एक ऐसा वाला सेंटेंस दिया था मैंने। एक और दे रही हूं, सिंस ही डिड नॉट फिनिश द प्रीवियस प्रोजेक्ट, since he did not finish the previous project, he was entrusted with a new one। ये भी एग्जाम में आया हुआ। अब सेंटेंस देखो, सेंटेंस क्या बता रहा है, उसने पुराना प्रोजेक्ट ठीक से नहीं कंप्लीट किया, ठीक है, ही वॉज एंट्रस्टेड, एंट्रस्ट का मतलब है सौंपना, जिम्मेदारी देना। उसने अपना पुराना प्रोजेक्ट ठीक से नहीं किया बट फिर भी उसको नया वाला प्रोजेक्ट मिल गया, तो ये सेंटेंस कॉन्ट्रडिक्शन जा रहा है ना, नया पुराना काम ठीक से नहीं किया फिर भी उसको एक नया काम मिल गया, ये कॉन्ट्रास्ट में जा रहा है। और कॉन्ट्रास्ट में सिंस का यूज नहीं होगा, ठीक है, सिंस को काट के वहां पे दो करो या ऑल दो करो, दो या ऑल दो का यूज होगा।
कॉन्ट्रास्ट जा रहा है ना। अगर ऐसा रहता ना, उसने पुराना प्रोजेक्ट ठीक से नहीं किया और उसको नया प्रोजेक्ट भी नहीं मिला, तब हम सिंस लगाते। उसने पुराना प्रोजेक्ट ठीक से नहीं किया, नेगेटिव, और उसको नया प्रोजेक्ट भी नहीं मिला, ये भी नेगेटिव। अगर दोनों नेगेटिव होता तब हम सिंस लगाते, बट यहाँ तो कॉन्ट्रास्ट जा रहा है। पुराना प्रोजेक्ट ना ठीक से फिनिश करने के बावजूद भी उसको नया मिल गया। बट के प्लेस पे आप कॉमा भी, बट के प्लेस पे कॉमा मत यूज करना, क्योंकि अगर बट है ना, अगर गलत कंजंक्शन लगा है तो वहां सही कंजंक्शन लगाओ। जब कंजंक्शन गलत लगा हुआ है तो उसको हटा के कॉमा नहीं लगाना, सही कंजंक्शन लगा दे। ये भी हो गया। अब थोड़ा चलो जल्दी जल्दी करते हैं कंजंक्शन। कल मेरे को फाइनली कंजंक्शन खत्म कर लेना है। कल मैं आपको कंजंक्शन चैप्टर खत्म कर दूंगी ना, तो परसों सैटरडे संडे है, मैं आपको कंजंक्शन का शीट दे दूंगी, और सैटरडे संडे में आराम से आप शीट बना लेना। शीट में आंसर भी रहेगा, और साथ में किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो उसका वीडियो सोल्यूशन भी है। जैसे वीडियो सोल्यूशन देखोगे ना, आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो सोल्यूशन में तो मैं ही वहीं खड़ा होकर आपको समझाया है मैंने। वीडियो सोल्यूशन देखने के बाद आपको समझ में आ जाए। जब गलत कंजंक्शन लगा है ना, तो कॉमा मत लगाओ, उसको सुधार के सही लगाओ। और यहाँ तो कोई लगा ही नहीं है, हटा दिया। अब चलो आ जाओ। एज और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एज और सो एज। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट कंजंक्शंस पे चलते हैं। एक होता है, इसे भर भर के एग्जाम्स में एरर आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक होता है एज और दूसरा होता है सो एज। ध्यान से सुनो पहले, अभी कुछ लिखो नहीं, कुछ नहीं लिखो। आप लोग बोलते हो ना कि मैम एग्जाम्स में कैसे पता चलेगा कि इतना सारा मिक्स्ड एरर्स आता है, एक सेंटेंस देख के कैसे पता चलेगा यहाँ कंजंक्शन का एरर है, या यहाँ एडजेक्टिव का एरर है, या यहाँ एडवर्ब का एरर है। मतलब एक सेंटेंस में कैसे ढूंढेंगे कि यहाँ वही चैप्टर का एरर है, वही मैं आपको क्लियर करूंगी। जैसे जैसे मैंने आपको जब सिंस फॉर पढ़ाऊंगी ना, अभी मैंने थोड़ा सा सिंस फॉर कंजंक्शन में पढ़ाया, मैं सिंस फॉर प्रीपोजिशन में भी पढ़ाऊंगी, वहां पे एकदम डिटेल में और भी पढ़ेंगे कि जब भी वाक्य में सिंस एंड फॉर आ गया ना, तो सिंस एंड फॉर एक तो कंजंक्शन वाला एरर आता है, ठीक है, एक तो सिंस एंड फॉर प्रीपोजिशन भी होता है, तो एक प्रीपोजिशन का भी एरर आता है। और चूंकि सिंस फॉर टाइम बताता है, तो सिंस एंड फॉर से रिलेटेड टेंस का भी एरर आता है, टेंस का भी एरर आता है। ओके तो अभी मैंने थोड़ा सा आपको कंजंक्शन वाला बता दिया कि सिंस एंड फॉर एज अ कंजंक्शन कारण बताता है। फिर प्रेपोजिशन में इसको अलग से पढ़ेंगे, फिर हम टेंस में अलग से पढ़ेंगे, और सब मैं एक साथ आपको बता दूंगी कि कैसे कैसे करना है। उसी तरह ये देखो, एज और सो एज से हम क्या करते हैं, एज से और सो एज से हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। जब भी आपको एग्जामिनेशन हॉल में किसी वाक्य में एज और सो एज दिख गया, तो ऐसे सेंटेंसेस में सिर्फ दो ही चैप्टर का एरर आ सकता है। एज और सो एज वाले सेंटेंस में या तो कंजंक्शन का एरर आता है, क्योंकि ये खुद में कंजंक्शन है। एज और सो एज में या तो कंजंक्शन का एरर आता है, या तो एडजेक्टिव और एडवर्ब का एरर आता है। और आप बोलोगे कि मैम सो एज और एज में एडजेक्टिव का एरर कैसे आता है, क्योंकि हम सो एज और एज किस लिए यूज करते हैं, कंपैरिजन के लिए, ठीक है। कंपैरिजन के लिए हम सो एज और एज का यूज करते हैं। और कंपैरिजन दो चीज का होता है, हम कंपैरिजन या तो एडजेक्टिव का करते हैं या तो एडवर्ब का करते हैं। कंपैरिजन या तो दो व्यक्ति के क्वालिटीज का करते हैं एडजेक्टिव के थ्रू, या तो किसी दो व्यक्ति के द्वारा किए गए किसी काम का करते हैं। ओके तो हम एज और सो एज जहां भी आ गया है ना, ऐसे सेंटेंस में आप दो ही टाइप का एरर ढूंढना, या तो कंजंक्शन वाला एरर होगा या तो एडजेक्टिव और एडवर्ब वाला होगा। जब मैं आपको एडजेक्टिव और एडवर्ब पढ़ाऊंगी तो ये वाला एरर फिर से आपको बताऊंगी, बट यहां भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगी। एज ए कंजंक्शन एज और सो एज दोनों कंपैरिजन करता है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि एज को हम यूज करते हैं कंपैरिजन करने के लिए इन पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव सेंटेंसेस। ये पिछले बार भी मेंस में आ गया है, इन पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। अब बच्चा हमारा दिमाग में ऐसा बैठा लेता है कि एज का यूज पॉजिटिव में करते हैं और सो एज का यूज हम नेगेटिव में करते हैं। ऐसा नहीं है, सो एज का यूज तो हम नेगेटिव में करते हैं, बट एज का यूज हम पॉजिटिव में भी कर सकते हैं और नेगेटिव में भी कर सकते हैं। एज से ज्यादा एरर पॉजिटिव नेगेटिव वाला नहीं आता, क्योंकि दोनों में होता है। बट सो एज कंपैरिजन इन नेगेटिव सेंटेंस, उसको लिखो
एज दोनों में, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में, बट सो एज हमेशा नेगेटिव। पहले तो कंजंक्शन वाला एरर दे, इसे बहुत बार एरर्स आया है। तो लिखा मैंने ही इज एज टॉल एज हिज ब्रदर। गलती आप लोग कहां करोगे बताती। ही इज नॉट एज टॉल एज हिज ब्रदर। she is not, she is so beautiful as her sister। he is not as respectful as his father। लिखो पहले इसको। अरे एरर कहाँ पे करने वाले हो पता है मुझे, पहले आप लिखो। अब क्या करोगे देखो, पहला वाला सेंटेंस पॉजिटिव जा रहा है, ठीक है, पहला वाला सेंटेंस पॉजिटिव जा रहा है ना, वो भाई की तरह टॉल है। दूसरा वाला सेंटेंस क्या जा रहा है, ही इज नॉट एज टॉल एज हिज ब्रदर, ये नेगेटिव जा रहा है। तीसरा वाला सेंटेंस अपनी सिस्टर की तरह सुंदर है, पॉजिटिव है, और चौथा वाला नेगेटिव जा रहा है। अब हमारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, चलो पहला वाला सेंटेंस पॉजिटिव है, और पॉजिटिव सेंटेंस में तो हम एज का यूज करते ही, तो पहला वाला करेक्ट है। अब हमारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सेकंड वाले सेंटेंस में क्या करने वाले हैं, देखेंगे कि अरे ये तो नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव वाले सेंटेंस में तो सो एज लगा दिया जाए। लेकिन सेकंड वाला सेंटेंस भी करेक्ट है, अगर आप सो एज भी लगा देते हो तो गलत नहीं है, क्योंकि सो एज का यूज हम नेगेटिव में करते हैं। बट एज भी लगा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एज का यूज भी तो हम नेगेटिव में करते हैं। तो कभी भी नेगेटिव सेंटेंस में एज आ गया है तो उसको गलत नहीं मानना, क्योंकि एज का यूज हम पॉजिटिव में भी करते हैं और एज का यूज हम नेगेटिव में भी कर सकते हैं। तो इसको सो बदलने की जरूरत नहीं है, वैसे सो भी कर दोगे तो कोई गलत नहीं है, बट एज में भी गलत नहीं है, एज को भी नेगेटिव में कर देंगे। अब थर्ड देखो, शी इज सो ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर। हम यहाँ पे सो एज नहीं लगा सकते, क्योंकि सो एज तो नेगेटिव में यूज होता है ना, बट यहाँ तो पॉजिटिव जा रहा है एज, और ये तो सही है। ये देखो, ये भी सही है, ही इज नॉट एज रिस्पेक्टफुल एज अ सिस्टर, ये नेगेटिव है। तो आप सोचोगे नेगेटिव है तो सो लगा देते हैं, सो भी लगा दोगे सही है, बट नेगेटिव में एज का भी यूज होता है, नेगेटिव में भी एज का भी यूज होता है। ओके, अगर ये सेंटेंस ऐसा होता ही इज सो रिस्पेक्टफुल, ही इज सो रिस्पेक्टफुल एज गांधी जी, अब ये गलत होता, क्योंकि सो का यूज तो हमेशा नेगेटिव, एज का यूज तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में, बट सो का यूज तो नेगेटिव में यूज होता है ना, बट रिस्पेक्टफुल तो पॉजिटिव है, तो तब यहां ऐसे लगा। ओके,
तो ऐसा मत करना कि नेगेटिव सेंटेंस में एज लगा है तो उसको सो में बदलने की कोशिश करना। हम नेगेटिव सेंटेंस में भी एज यूज कर सकते हैं। ठीक है, और एक और एरर बता देती हूँ। वैसे मैं आपको फिर से एडजेक्टिव और एडवर्ब चैप्टर में पढ़ाऊंगी, ओके, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। फिर से एडजेक्टिव और एडवर्ब चैप्टर में पढ़ाऊंगी। आप बोलोगे मैम दूसरा क्या एरर आता है? एक तो पॉजिटिव नेगेटिव वाला आता है, दूसरा क्या एरर आता है याद रखना। ठीक है, इसको हटा रही हूँ कि जब भी आपके वाक्य में एज और सो एज आ गया, ठीक है, एज और सो एज कहीं पे भी आपको किसी एरर में एज और सो एज देखने को मिल गया, तो सबसे पहले आप कंजंक्शन का एरर चेक कर लेना। ठीक है, एक एरर तो कंजंक्शन का आएगा। कंजंक्शन वाला एरर का मतलब क्या है कि एज का यूज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में होता है, और सो एज का यूज नेगेटिव में। और दूसरा एरर एडजेक्टिव का आता है। ठीक है, अभी मैंने आपको एडजेक्टिव चैप्टर नहीं पढ़ाया, मैं आपको फिर से एडजेक्टिव चैप्टर में भी पढ़ाऊंगी। बस याद रखना ना कि एज और सो एज से क्या यूज होता है, एज और सो एज से क्या करते हैं हम, कंपैरिजन करते हैं। तो एज और सो एज के बीच में कोई भी एडजेक्टिव आएगा या कोई भी एडवर्ब आएगा ना, उसका डिग्री पॉजिटिव डिग्री रहेगा। अब आप बोलोगे कि मैम ये पॉजिटिव सेंटेंस तो अलग होता है बट पॉजिटिव डिग्री अलग होता है। आप बोलोगे कि ये डिग्री क्या है, थोड़ा सा बता देती हूँ। वैसे मैं आपको डिटेल में एडजेक्टिव चैप्टर में पढ़ाऊंगी, बता देती हूँ। जैसे एडजेक्टिव्स की डिग्रीज होते हैं ना, एक होता है पॉजिटिव डिग्री, एक होता है कंपैरेटिव डिग्री, ये तो पढ़ा होगा आपने, इतना तो पढ़ा ही होगा, और एक होता है सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में कोई कंपैरिजन नहीं होता है, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री में कोई कंपैरिजन नहीं, और कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरिजन दो के बीच में, बिटवीन टू। और सुपर है, सुपर मतलब दो से ज्यादा, मोर देन टू, कंपैरिजन दो से ज्यादा के बीच में हो रहा है। जैसे मैंने लिखा गुड, गुड का मतलब है अच्छा, यहाँ पे कोई तुलना नहीं हो रहा है। और यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री में बेटर है, बेटर का मतलब क्या है, दो के बीच में अच्छा है। और सुपरलेटिव डिग्री मतलब बेस्ट। ये एडजेक्टिव के डिग्रीज होते हैं। एडजेक्टिव का 3 डिग्री बनता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। गुड, बेटर, बेस्ट। ओके, गुड इज अच्छा, और बेटर का मतलब है दो के बीच में अच्छा, और बेस्ट बहुतों के बीच में अच्छा। वैसे ही थोड़ा बहुत तो आपको पता ही होगा। ये वाइज, वाइज का मतलब है समझदार, और इसमें मैंने वाइजर लगा दिया। वाइजर का मतलब है दो के बीच में समझदार, और वाइजेस्ट मतलब बहुतों के बीच में समझदार। उसी तरह अगर वर्ड है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब है सुंदर, कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है। अगर मैंने लिख दिया मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल का मतलब है दो के बीच में सुंदर, और फिर मैंने लगा दिया मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल सुपरलेटिव डिग्री हो गया ना, बहुतों के बीच में सबसे सुंदर। तो ये एडजेक्टिव के डिग्रीज हो गए। अब मुझे आपको बताना है ना कि एक तो एज और सो एज वाला में पॉजिटिव नेगेटिव वाला एरर आता है, और दूसरा एरर क्या आता है कि एज और सो एज के बीच में कोई भी एडजेक्टिव या कोई भी एडवर्ब आ गया, उसका डिग्री हमेशा पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव डिग्री रहेगा। और आप बोलोगे कि मैम ऐसा क्यों, हम एज और सो एज से तो कंपैरिजन कर रहे हैं। अभी तो आपने बताया कि एज और सो एज से कंपैरिजन होता है, और जब भी कंपैरिजन होता है तो हमें तो कंपैरेटिव डिग्री लगाना चाहिए ना। बट आप पॉजिटिव क्यों बोल रहे हो? इसलिए क्योंकि ये एज और सो एज वाला वर्ड ऑलरेडी कंपैरिजन कर ही रहा है, तो इन दोनों के बीच में फिर से कंपैरेटिव डिग्री मत लगाना, पॉजिटिव लगाना, पॉजिटिव लगाना। जैसे मैंने लिख दिया, ऐसा भी एरर आ सकता है, ही इज एज वाइजर एज हिज ब्रदर, भाई की तरह समझदार है। और मैंने क्या बोला कि जब भी सेंटेंस में एज आ गया, जब भी सेंटेंस में एज आ गया तो पहले कंजंक्शन चेक कर लेना सही वाला। तो यहाँ एज सही कंजंक्शन लगाया। एज का यूज तो पॉजिटिव में भी होता है, नेगेटिव में भी होता है। तो यहाँ एरर कंजंक्शन का नहीं है, यहाँ एरर एडजेक्टिव वाला है। एज के बीच में जब भी कोई एडजेक्टिव आ गया ना, तो उसको पॉजिटिव डिग्री में रखना, वाइज रखना। इसलिए क्योंकि एज वाला वर्ड तो कंपैरिजन कर ही रहा है, तो फिर से कंपैरेटिव डिग्री वाला एडजेक्टिव मत रख,
पॉजिटिव रख, ठीक है। ही इज एज ब्यूटिफुल एज इज शी इज एज ब्यूटिफुल एज हर सिस्टर। ओके, एक सेंटेंस आपको प्रीवियस पेपर में मिलेगा, दीज डेज जॉब अपॉर्चुनिटीज, these days job opportunities are not as better as they are not as better as they used to be before। इन दिनों जॉब अपॉर्चुनिटीज उतने अच्छे नहीं है जितना पहले होना चाहिए। अब आपका सेंटेंस में क्या आ गया, आपका सेंटेंस में आ गया एज, ठीक है, एज। तो पहले चेक कर लो, कुछ को लगेगा अरे ये तो नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंस में तो सो लगा देते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में सो भी लगता है, एज भी लगता है, तो कंजंक्शन का एरर नहीं है, एरर कुछ और है। एज यहाँ पे है, एरर यहाँ पे कुछ और है। एज के बीच में जब ये एज ऑलरेडी कंपैरिजन कर रहा है तो फिर से कंपैरेटिव मत डालो, गुड डालो, गुड पॉजिटिव डिग्री, बेटर तो कंपैरेटिव, एज गुड एज वेल एज, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़े। लिख लिया सबने? ओके, यही वाला आपको सारा लिखवा ही दिया है, फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, और एक दो चीज और बता दे रही हूँ। एक चीज और इसमें लिखवा दे रही हूँ अब, जैसे ऐसा भी आ सकता है, ही इज, जैसे लिखा मैंने, ही इज एज वाइजर, नोट डाल के लिख लो। इसको मैं फिर से एडजेक्टिव चैप्टर में भी करवाऊंगी, नॉट टू वरी, एडजेक्टिव चैप्टर में डिटेल में करेंगे। ही इज एज वाइजर एज हिज ब्रदर। ऐसा वाला जो नेक्स्ट सेंटेंस में दे रही हूँ ना, ये आपके मेंस में आया था और एसएससी ने आंसर रॉन्ग दे दिया था, फिर बाद में इन्होंने आंसर सुधार दिया। ही इज नॉट, he is as wise if not, इसको एडजेक्टिव में भी करेंगे, if not wiser than his brother, ठीक है। देखो दोनों सेंटेंस का मतलब बता रही, ही इज एज वाइज एज हिज ब्रदर, वो भाई की तरह समझदार है। ही इज एज वाइज, भाई की तरह समझदार है, अगर भाई से ज्यादा समझदार नहीं है बट फिर भी समझदार है, ठीक है। दोनों सेंटेंस रॉन्ग है। आप मुझे बताओगे दोनों में एरर क्या है, दोनों में एरर क्या है?
हाँ बताओ, पहला वाला में एरर क्या है? पहला वाला में एरर है कि पॉजिटिव डिग्री होना चाहिए ना, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री होना चाहिए। एज के बीच में एज ऑलरेडी कंपैरिजन कर रहा है, फिर से कंपैरेटिव क्यों डालोगे, पॉजिटिव। और दूसरा वाला में एरर क्या है कि कभी भी एक एज से कंपैरिजन नहीं होता है, यहाँ उसके और उसके भाई के बीच में कंपैरिजन हो रहा है ना, तो कंपैरिजन के लिए यही वाला एरर मेंस में आया था, ये इज एज वाइज, यहाँ पे एक और एज लगना चाहिए, ठीक है। एक एज से कंपैरिजन नहीं करते, हमें कंपैरिजन के लिए दो एज चाहिए और दोनों के बीच में पॉजिटिव। ओके, तो एज में जितना भी एरर आ सकता है आपको करवा दिया, ठीक है। सिंस बिकॉज ये हो गया, ऑल दो इंस्पाइट तो कॉन्ट्राडिक्टरी में यूज होता है, ये सब बता दिया। ओके, ये सब फिर से बताने की जरूरत नहीं है ना, ये सब बट, ऑल दो, वाइल, ये सब सब कॉन्ट्राडिक्टरी में यूज होता है, विरोधाभास में। बट सिंस का, एज का, एंड का, ये सब विरोधाभास में यूज नहीं होता है, ये बता भी दिया है। ये भी आपको एग्जाम्पल दे दिया था ना। ओके, ये मत सोचना कि मैम उड़ा दे रही है, दे दिया था। नदियों को जोड़ दोगे तो सूखे से निजात पाया जा सकता है, फिर भी गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी जा रहा है, इसलिए दो लगा, ये आपने लिख लिया। हाँ, अब द रीजन वाला मेरे को कुछ कुछ ऐसा जगह पे छोड़ना है ना कि मैं कल अच्छा से कंजंक्शन अपना खत्म कर दूं। अब आ जाओ नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाला क्या कर, नेक्स्ट कंजंक्शन में क्या है कि ये जो द रीजन है, ऐसा लिखना, द रीजन कारण बता रहा है, तो द रीजन के साथ आप कभी भी बिकॉज मत लगाना, क्योंकि द रीजन वर्ड ऑलरेडी कारण बता ही रहा है, रीजन बता ही रहा है, ठीक है। द रीजन वर्ड ऑलरेडी कारण बता ही रहा है, तो उसके साथ बिकॉज कंजंक्शन का यूज मत करना, नहीं करना। ओके, बिकॉज कंजंक्शन है, तो फिर आप बोलोगे कि मैम बिकॉज हटेगा तो क्या लगाएंगे, बिकॉज हटा के दैट लगा, द रीजन के साथ वो बिकॉज लगा के दे देंगे। द रीजन इज ऑलरेडी डिनोटिंग रीजन, द रीजन वर्ड ऑलरेडी कारण बता ही रहा है, तो फिर उसके साथ बिकॉज कंजंक्शन मत लगाना, और जब गलत कंजंक्शन हटेगा तो सही वाला लगेगा, दैट लगा देना, दैट दैट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, द रीजन के साथ ड्यू टू, ये हाँ बिकॉज क्या है, बिकॉज कंजंक्शन है, ठीक है, और ड्यू टू ओइंग टू ये प्रेपोजिशन है, और दैट भी कंजंक्शन है। या ये सब मत लिखना, ये सब मत लिखो, आप कंफ्यूज हो जाओगे, बस साइड में कहीं लिख लो बिकॉज कंजंक्शन है। तो यहाँ पे जब गलत कंजंक्शन हटेगा तो सही वाला कंजंक्शन लगाएंगे ना, दैट लगाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि द रीजन के साथ, द रीजन के साथ आप दैट लगाना, ठीक है, दैट वाला कंजंक्शन लगाना, बिकॉज वाला कंजंक्शन मत लगाना, गलत है। लेकिन कभी कभी द रीजन के साथ, द रीजन के साथ वो ड्यू टू भी लगा देते हैं, ड्यू टू भी तो कारण बताता है, ओके, ड्यू टू लगा देंगे, या ओइंग टू, ओइंग टू भी कारण बताता है, ये दोनों भी रीजन बताता है। तो द रीजन के साथ ड्यू टू और ओइंग टू भी मत लगाना, ठीक है, ओइंग टू और ड्यू टू भी मत लगाना, और दैट सॉरी बिकॉज भी मत लगाना, क्योंकि सब कारण बता रहा है, दैट लगाना। बट जब जब बिकॉज लगा रहेगा तो उसको हटा के दैट लगाएंगे, लेकिन जब ड्यू टू और ओइंग टू लगा रहेगा तो हम उसको हटा के दैट नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि ये तो प्रेपोजिशन है, और जब कोई प्रेपोजिशन हटता है, जब कोई प्रेपोजिशन हटेगा तो उसके पहले उसके जगह पे कंजंक्शन थोड़ी लगाएंगे। जब हम कोई गलत कंजंक्शन हटाएंगे तो उसके जगह पे कंजंक्शन लगाएंगे, लेकिन जब प्रेपोजिशन हटाएंगे तो उसके जगह पे दैट लगाने की जरूरत नहीं है। अभी एग्जाम्पल दे रही, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाए। अभी बस इतना याद रखो कि द रीजन वर्ड के साथ, द रीजन वर्ड के साथ बिकॉज मत लगाना, द रीजन के साथ ड्यू टू और ओइंग टू भी मत लगाना, दैट लगाना। बट दैट कब लगेगा कब नहीं लगेगा वो भी बता रही, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल दे रही हूँ, जो अभी मैंने बोला ना, हो सकता है कि क्लियर ना हुआ हो,
बस इतना ही क्लियर हो कि इसके साथ ये नहीं लगाना है, बट कब दैट लगाना है, कब एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर हो जाएगा। जैसे ये लिखा मैं, द रीजन वाई he failed was because, यहाँ पे लिख रही, the reason why he failed was because he was careless। इसलिए फेल हो गया, कारण बता रहा था किस कारण से फेल हो गया। द रीजन के साथ वाई लग सकता है, इसको कुछ मत करना, he was careless। अब लिखा मैंने, द रीजन for his failure was due to his carelessness। अभी ना कोई भी कुछ लिखेगा नहीं, लिखने में लग जाते हो, फिर मैं समझाती हूँ तो नहीं समझते। was due to his carelessness। अभी कोई कुछ नहीं लिखेगा। अब देखो ये क्या है, ये जो बिकॉज है ये कंजंक्शन है, ठीक है, बिकॉज कंजंक्शन होता है, और ड्यू टू क्या होता है, प्रेपोजिशन होता है। ओके, बिकॉज भी कारण बताता है और ड्यू टू भी कारण बताता है, बट ड्यू टू कंजंक्शन होता है। ये देखो, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बनाता है, क्लॉज बनाता है, और क्लॉज के साथ तो कंजंक्शन का यूज करेंगे। ये प्रेपोजिशन हो ही नहीं सकता, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। यहाँ पे देखो, ड्यू टू हिज केयरलेसनेस, ये केयरलेसनेस क्या है, लापरवाही। नेस वाले वर्ड क्या होते हैं, नेस वाले वर्ड नाउन होते हैं। तो प्रेपोजिशन के बाद मेरी मजबूरी है कि नाउन लगाऊंगी, और कंजंक्शन के बाद क्लॉज लगाऊंगी। ओके, तो हाँ, तो अब देखो, अभी मैंने बताया है कि द रीजन ऑलरेडी कारण बता रहा है, और यहाँ पे गलत कंजंक्शन लगा है, क्योंकि द रीजन कारण बता ही रहा है, और बिकॉज भी कारण बताने वाले कंजंक्शन है। तो यहाँ पे काट के द रीजन में से बिकॉज काट के क्या लगाओगे, दैट लगा दो। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ भी तो द रीजन कारण बता रहा है, तो इसको काट के दैट लगा दे। नहीं लगा सकते, क्योंकि ड्यू टू क्या है, ड्यू टू प्रेपोजिशन है, और जब प्रेपोजिशन हटेगा तो उसके बदले कंजंक्शन थोड़ी चाहिए। ओके, प्रेपोजिशन हटेगा तो प्रेपोजिशन को रिप्लेस करेंगे किसी प्रेपोजिशन से ना। यहाँ तो गलत कंजंक्शन है, तो मैंने सही कंजंक्शन डाल दिया, बट यहाँ पे मैं डैट नहीं डाल सकती। जब ड्यू टू आया है, ओइंग टू आएगा तो डैट नहीं डाल सकती, क्योंकि नाउन है, और नाउन के साथ हम कंजंक्शन थोड़ी डालेंगे, तो यहाँ कुछ भी नहीं आएगा। ड्यू टू और ओइंग टू की जगह कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपली बोल दो द रीजन फॉर हिज फेलियर वाज हिज केयरलेसनेस, कुछ नहीं लगाना। तो कहने का मतलब है कि जब ड्यू टू और ओइंग टू हटाओगे तो डैट मत लगाना, कुछ भी मत लगाना, लेकिन जब बिकॉज हटाओगे तो डैट लगेगा। क्यों, क्योंकि बिकॉज कंजंक्शन है ना, कंजंक्शन हटाओगे तो सही, गलत कंजंक्शन हटाओगे तो सही कंजंक्शन लगाओगे, बट गलत प्रेपोजिशन हटा के कंजंक्शन थोड़ी लगाओगे। प्रेपोजिशन के बदले प्रेपोजिशन ही लगता है, बट यहाँ हमें कुछ वैसे लगाने की जरूरत नहीं। ओके, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ओके, हाँ, तो अब समझ में आ गया है कि ड्यू टू के जगह कुछ नहीं लगाना। द रीजन फॉर हिज फेलियर वॉज फॉर हिज, नहीं कुछ नहीं लगाना। ड्यू टू ओइंग टू हटेगा तो कुछ मत लगाना। तो वही वाला है यहाँ पे, द रीजन वाई ही फेल्ड वॉज बिकॉज। देखो यहाँ पे गलत कंजंक्शन है, ये देखो सब्जेक्ट वर्ब है ना, गलत बिकॉज हटाओगे तो दैट लगाना, लेकिन यहाँ ड्यू टू है, जब ड्यू टू हटेगा ना, द रीजन भी तो कारण ही बता, द रीजन ड्यू टू हटाओगे तो कुछ मत लगा। द रीजन वाई ही वॉज रिजेक्टेड वॉज बिकॉज ही वॉज टू यंग।
ये देखो ये सब्जेक्ट वर्ब है, इसका मतलब है कि ये कंजंक्शन है, गलत कंजंक्शन लगा है, दैट लगा। लिखिए, फटाफट लिखिए। डन, ये भी हो गया। ये तो बहुत सारा चीज है, लाइक और एज वाला है, देखती हूँ क्या क्या है। अब इसको ध्यान से सुनना। जो भी 9 10 जो भी लिखना है लिख लेना। लाइक, ठीक है, लाइक। और सबसे पहले तो एक दो चीज समझा देती हूँ। वैसे मुझे आपको लाइक और एज के बीच का डिफरेंस समझाना है, पर उसके पहले बहुत सारा चीज आपको समझाना है। ये जो लाइक वर्ड होता है ना, ओके, ये जो लाइक वर्ड है ये वर्ब भी होता है और ये वाक्य में प्रेपोजिशन भी होता है। ओके, पहले तो किसी भी वर्ड का ना रूट समझना है कि ये वर्ड होता क्या है, उसके बाद कैसे यूज होता है वो सब समझेंगे। जैसे लिखा मैंने, दे लाइक मैंगोज, उनको मैंगोज पसंद है। और मैंने लिखा ही सिंग्स लाइक मी, वो मेरी तरह गाता है। और ये जो लाइक है इसका दो मतलब भी है। ये लाइक का दो मतलब है। एक लाइक का मतलब होता है किसी चीज को आप लाइक करते हो, किसी चीज को आप पसंद करते हो, पसंद करना। एक लाइक का मतलब है पसंद करना, और एक लाइक का मतलब होता है के जैसा, सिमिलैरिटी के सेंस में। कभी भी हम किसी चीज को कंपेयर करते हैं, ओके, सिमिलैरिटी कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं। ऊपर वाला सेंटेंस में देखो, ओके, ऊपर वाला सेंटेंस देखो, दे लाइक मैंगोज। ये दे क्या है? सब्जेक्ट है, और ये क्या है? वर्ब है। तो यहाँ का लाइक वर्ब है, और यहाँ लाइक का मतलब क्या है? पसंद करना, पसंद करना। दे लाइक मैंगोज मतलब वो पसंद करते हैं मैंगोज। और यहाँ लाइक पसंद करने के सेंस में नहीं है। ये देखो, ही क्या है? ही सब्जेक्ट है, और सिंग्स क्या है? वर्ब। सिंग्स वर्ब है। यहाँ का लाइक तो वर्ब था, बट यहाँ का लाइक वर्ब नहीं है, यहाँ का लाइक प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, और वो ऑब्जेक्ट होता है या तो नाउन या तो प्रोनाउन। लेकिन मी जो है ये प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन। तो ऊपर वाले सेंटेंस में लाइक वर्ब था, नीचे वाले सेंटेंस में लाइक प्रेपोजिशन है। ओके, और लाइक का यहाँ लाइक का मतलब क्या जा रहा है? वो मेरे जैसा गाता है, के जैसा। ओके, ही सिंग्स मेरे जैसा गाता है, और यहाँ लाइक का मतलब है पसंद करना। ठीक है, और लाइक का जो ऑपोजिट होता है ना, एक लाइक का ऑपोजिट होता है डिसलाइक, और एक लाइक का ऑपोजिट होता है अनलाइक।
कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। एक लाइक का मतलब होता है, इसका एक लाइक जो होता है ना, उसका मतलब होता है, एक लाइक का उल्टा होता है, जो जहां लाइक का मतलब पसंद करने के सेंस में है ना, तो उसका उल्टा होता है डिसलाइक। डिसलाइक का मतलब होता है नापसंद करना, नापसंद करना। और जहां लाइक का मतलब होता है के जैसा, वहां उसका मतलब होता है के जैसा नहीं, के जैसा नहीं। तो गलती से भी मत अगर आप किसी को पसंद नहीं कर रहे हो ना, तो वहां पे अनलाइक मत कर देना। अगर आपको कोई चीज, जैसे किसी का, जैसे मेरे यूट्यूब वीडियोस आपको नहीं पसंद आ रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, मेरे यूट्यूब वीडियोस नहीं पसंद आ रहे तो आप मेरे वीडियो को क्या करोगे, डिसलाइक कर दोगे। आपको पसंद नहीं आ रहा, अनलाइक नहीं करोगे, अनलाइक का मतलब ही अलग है। ओके, जहां लाइक का मतलब पसंद करना है, उसी का उल्टा है डिसलाइक, नापसंद करना। और जहां लाइक का मतलब के जैसा है, तो उसका उल्टा हो गया है के जैसा नहीं है, अनलाइक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जैसे लाइक प्रेपोजिशन भी था और वर्ब भी था, उसी तरह डिसलाइक वर्ब है, ठीक है, डिसलाइक वर्ब है। और जब लाइक प्रेपोजिशन का सेंस जा रहा था, जब लाइक प्रेपोजिशन का सेंस जा रहा था के जैसे के सेंस में, उसी तरह अनलाइक के जैसा नहीं, ये प्रेपोजिशन। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो अनलाइक है ना, ये प्रेपोजिशन होता है। क्लियर है, इतना दूर क्लियर है। डिसलाइक तो नापसंद करना, वो तो वर्ब है, और अनलाइक वर्ब नहीं है, अनलाइक प्रेपोजिशन है। जैसे लाइक प्रेपोजिशन है के जैसा, उसी तरह अनलाइक भी प्रेपोजिशन है के जैसा नहीं। इतना दूर सही है। कभी कभी ऐसा भी आ जाता, ऐसा आ जाएगा अनलाइक, अनलाइक हिज ब्रदर्स, ऐसा नहीं लिखा, ऐसा तो समझ जाओगे, ही अनलाइक हिज ब्रदर्स। सब्जेक्ट वर्ब में ऐसा एरर आ जाता है, इज और आर स्मार्ट। इस सेंटेंस का मतलब क्या है, अनलाइक का मतलब है के जैसा नहीं, वो अपने भाइयों के जैसा नहीं है, वो स्मार्ट है, इसका मतलब है भाई बेवकूफ है। तो अब हमारा बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, हमारा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएगा कि मैम अगर ही को देखते हैं ना तो इज लगेगा, ठीक है, अगर भाइयों को देखते हैं, इतने सारे ब्रदर्स है, क्योंकि इतने सारे ब्रदर्स है, भाइयों को देखते हैं तो आर लगेगा। तो कैसे क्या करेंगे, कैसे पता चलेगा, देखो अब आपको यहाँ हेल्प करेगा, ये जो अनलाइक है ना, ये अनलाइक क्या है, ये अनलाइक प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन के बाद वाला जो ये भाई है ना, ये इसका ऑब्जेक्ट है। प्रेपोजिशन के बाद सब्जेक्ट नहीं आता, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट तो ये हो गया। और वर्ब, हमें वर्ब लगाते समय किसको देखना है, वर्ब लगाते समय हमें ऑब्जेक्ट को नहीं देखना है ना, वर्ब ने अपना एग्रीमेंट सब्जेक्ट से किया है, ही को देखना है, तो इज लगा दो, इज। ये अनलाइक प्रेपोजिशन, ये आपको हेल्प करेगा वर्ब लगाने। तो इतना दूर क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हाँ। अगर वाक्य ऐसा भी होता, देखो वाक्य ऐसा भी होता, अनलाइक हिज ब्रदर्स ही इज और आर स्मार्ट, ये तो इजी हो गया। ये तो देखो यहाँ पे कभी कभी हमारा सेंटेंस प्रेपोजिशन से भी शुरू हो जाता है, ये अनलाइक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद ये वाला जो है ना, ये ऑब्जेक्ट है। और हमें वर्ब लगाते समय ऑब्जेक्ट थोड़ी देखना है, हमें तो अपने ही को देखना। यस, ठीक है। अभी मैंने लाइक और अनलाइक के बीच के डिफरेंस बता दिया कि लाइक का उल्टा डिसलाइक भी होता है, लाइक का उल्टा अनलाइक भी होता है। लाइक का उल्टा डिसलाइक कब होगा, पसंद करने के सेंस में, और लाइक का उल्टा अनलाइक कब होगा, जब के जैसा का सेंस है। ओके, एज का मतलब भी होता है। अभी हम लोग लाइक को यूज करेंगे के जैसे के सेंस में, वर्ब के सेंस में नहीं। लाइक का मतलब भी होता है के जैसा, और एज का मतलब भी होता है के जैसा। अब आपको देखना है डिफरेंस क्या है। ये जो लाइक है ना, यहां से भर भर के एरर्स आते हैं। जहां पे प्रेपोजिशन की जरूरत होती है कंजंक्शन लगा देंगे, कंजंक्शन की जरूरत होती है वहां प्रेपोजिशन लगा देंगे। ये जो लाइक है ना, ये प्रेपोजिशन होता है, और ये जो एज होता है, ये कंजंक्शन होता है।
यही डिफरेंस है, हिंदी मीनिंग का दोनों सेम है, बट ये लाइक अब आपको देखना है कहाँ प्रेपोजिशन चाहिए और कहाँ पे कंजंक्शन चाहिए। तो यहाँ पे देखो कैसे डिसाइड करोगे, लाइक के बाद हमेशा एक प्रेपोजिशन आएगा, इसका मतलब है कि लाइक के बाद सॉरी लाइक प्रेपोजिशन होता है, तो लाइक के बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट आएगा, या ऑब्जेक्ट छोड़ो, लाइक के बाद हमेशा एक नाउन और प्रोनाउन आता है। लाइक के बाद हमेशा नाउन प्रोनाउन क्यों क्यों आता है, क्योंकि लाइक प्रेपोजिशन होता है और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, और किसी भी वर्ड को ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन होना। बट एज कंजंक्शन है, और एज के बाद हमेशा एक क्लॉज आएगा, जोड़ेगा। क्लॉज, क्लॉज मतलब क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन। ये लिखा मैंने, ही सिंग्स लाइक राम, फिर लिख दिया he sings like him, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेंटेंस करेक्ट है। ओके, दोनों सेंटेंस करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे लाइक प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है नाउन के रूप में, यहाँ भी लाइक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है प्रोनाउन के रूप में। तो प्रेपोजिशन के बाद हमारा नाउन प्रोनाउन कुछ भी आ सकता है ऑब्जेक्ट के रूप में। ओके लेकिन अगर मैंने ऐसा लिख दिया, he sings, रुको, इसी सेंटेंस को ना आपने लिख लिया है, ये वाला तो लिख ही लिया है, इसे मैंने लिखा he sings like me, ये तो सही है, और फिर मैंने लिखा he sings like I do। देखो दोनों सेंटेंस का हिंदी मतलब सेम है, वो मेरी पहला वाला सेंटेंस का ट्रांसलेशन है वो मेरी तरह गाता है, और दूसरे का ट्रांसलेशन है जैसा मैं गाता हूं वैसा वो गाता है। दोनों का मतलब सेम ही है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, ये देखो, लाइक के तुरंत बाद, लाइक प्रेपोजिशन है ना, इसके तुरंत बाद हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, बट ये देखो ये क्या है, यहाँ पे लाइक, यहाँ पे मैंने लाइक आई डू लगाया, और लाइक क्या है, लाइक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट आना चाहिए, बट आई कभी भी ऑब्जेक्ट का काम नहीं करता है। आई जो है वाक्य में, आई का ऑब्जेक्टिव, आई जो है वाक्य में हमेशा सब्जेक्ट की तरह यूज होता है शुरू में, और आई का ऑब्जेक्टिव क्या बनता है, मी बनता है। ठीक है, तो आई सब्जेक्ट होता है और मी ऑब्जेक्ट होता है। मैं यहाँ पे लाइक के बाद आई नहीं डाल सकती क्योंकि लाइक तो प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद तो आई की जगह मी आना चाहिए, तो यहाँ पे लाइक गलत है। ठीक है, और ऐसे भी देख लो, ये क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब, और ये क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज बनाता है, और यहाँ पे दोनों क्लॉज को कौन जोड़ेगा, प्रेपोजिशन नहीं जोड़ेगा, कंजंक्शन जोड़ेगा, तो यहाँ पे एज लगेगा, एज ही सिंग्स एज आई डू। अगर मैं ऐसा लगा देती, ऐसा भी लगा देती, ये भी गलत होता, ही सिंग्स एज मी, ये भी गलत होता, क्योंकि एज तो कंजंक्शन होता है और कंजंक्शन के बाद ऑब्जेक्ट थोड़ी आता है। तो यहाँ पे एज लगा के आप एज हटा के लाइक लगा देते, और यहाँ पे लाइक हटा के एज लगाना की कंजंक्शन चाहिए। ओके तो फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ स्लाइड के साथ। देखो लाइक और एज में डिफरेंस क्या है, लाइक के तुरंत बाद नाउन प्रोनाउन आता है, क्यों, क्योंकि लाइक प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन आएगा, बट एज कंजंक्शन है और कंजंक्शन के बाद क्लॉज आएगा, क्लॉज का मतलब है सब्जेक्ट और वर्ब।
अलाइक अलग होता है। अच्छा, अलाइक एक अलाइक एडजेक्टिव में पढ़ाऊंगी। अलाइक एडजेक्टिव है। अलाइक का मतलब होता है ना के जैसा, सिमिलर। यहाँ एडजेक्टिव नहीं लाना है। अलाइक, बोथ ऑफ देम लुक अलाइक। अलाइक का मतलब एक जैसा। दो दो बार तो करवा ही दे रहे हो। ही सिंग्स लाइक मी, लाइक के बाद प्रेपोजिशन, और ये कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद क्लॉज। ही इंजॉयज ऑल टाइप्स ऑफ म्यूजिक, उसको हर तरह का म्यूजिक पसंद है जैसे मेरे को पसंद है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब है। और प्रेपोजिशन के बाद कभी भी आई थोड़ी आएगा, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा मी आएगा। इसका मतलब है यहाँ में प्रेपोजिशन नहीं चाहिए, एज ही चाहिए। The teacher asked the students to go to the market and buy some fruit. टीचर ने स्टूडेंट को बोला जाओ मार्केट जाओ और कुछ फल खरीद के लाओ। एज एप्पल्स नहीं होगा ना, ठीक है। टीचर ने एज एज तो कंजंक्शन होता है, बट यहाँ तो कंजंक्शन नहीं चाहिए ना, हमें प्रेपोजिशन चाहिए। लाइक कुछ फ्रूट्स खरीद के लाओ, लाइक एप्पल्स। एप्पल्स हमारा नाउन है, ऑरेंजेस नाउन है, गुआवाज नाउन है, तो प्रेपोजिशन चाहिए। यू हैव टू डू इट जस्ट लाइक आई हैव डन इट। तुम्हें ठीक उसी तरह से करना है ना जैसे मैंने किया। तो अगेन एरर यहीं पे। लाइक होता तो लाइक के बाद आई थोड़ी होता है, लाइक के बाद मी होता है। इसका मतलब है हमें यहाँ पे प्रेपोजिशन नहीं चाहिए, हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब है। सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज बनाता है, और क्लॉज को तो कंजंक्शन चाहिए। ठीक है, यू हैव टू डू इट एज जस्ट एज आई हैव डन इट। ये भी हो गया एज और लाइक वाला। अब दो तीन छोटा छोटा है, उसके बाद आप लोग वेट कर रहे होंगे ना कि मैम ये इधर इधर और नीदर नॉर नॉट ओनली ये सब कब पढ़ाओगे। ये सब को हम लास्ट में आराम से पढ़ेंगे, उसके पहले मुझे एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाना है। पहले आप देख लो, इसमें ये कोरिलेटिव कंजंक्शन, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस याद रखो कि रादर के साथ, अदर के साथ अदर वर्ड हो, नो अदर वर्ड हो। एग्जाम में बट लगा के देते हैं, गलत है। रादर के साथ, नो अदर के साथ, ये सब के साथ दैन कंजंक्शन लगता है, बट लगा के दे देंगे। उसी तरह नीचे लिख लो आप, एल्स के साथ, एल्स वर्ड के साथ, या नथिंग एल्स, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। ठीक है, ये सब कोरिलेटिव कंजंक्शन है जो पेयर में, जोड़े में यूज होता है। एल्स वर्ड आ गया, नथिंग एल्स वर्ड आ गया। ठीक है, उसके साथ हम कौन सा एग्जाम में क्या लगा के दे देते हैं, दैन लगा के दे देंगे, बट गलत है। एल्स या नथिंग एल्स के साथ बट लगा, ठीक है। और रैदर और वो सब के साथ दैन लगाना, बट लगा के दे देंगे। वहां अलग हो गया दिव्यानी, वहां पे जो एज है ना, वहां से हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। एज अ बॉय, एक बॉय के तौर पे, एज अ स्टूडेंट, ये वाला रूल तभी लागू होगा ना जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं। वो मेरी तरह गाता है, जैसा मैं गाता हूँ वैसा वो भी गाता है, ठीक है। तो एज अ स्टूडेंट का मतलब है एक स्टूडेंट के तौर पे। तो यहाँ पे ना एज अ बॉय, एक लड़के के तौर पे, एज अ गर्ल, तो यहाँ पे वो वाला सेंस नहीं आ रहा ना। ये रूल लागू तब होगा जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं, यहाँ कंपैरिजन थोड़ी कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ वी आर नॉट कंपेयरिंग एनीथिंग। जैसे जैसे ऐसा रहता ना, ही वर्क्स, ही वर्क्स, जैसे दे वर्क, शी वर्क्स, क्या बोलूं,
जैसे रोता है, ही क्राइज लाइक अ गर्ल, गर्ल की तरह रो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कंपैरिजन के लिए मैं बोल रही हूँ, वहां लाइक और एज से मैं कंपेयर कर रही हूँ ना। ही क्राइज लाइक, लड़कियों की तरह रो रहा है, लाइक अ गर्ल। ठीक है, और फिर मैंने लिखा यहाँ पे कंपैरिजन नहीं हो रहा, एज अ गर्ल, एक गर्ल के तौर पे मेरी ड्यूटी है कि मैं ये करूँ, तो वहां पे लगा सकते हो। एल्स के साथ, ठीक है, नथिंग एल्स के साथ हम बट लगाते हैं, देन नहीं लगाते हैं। ये वाला थोड़ा लिख लेना। और रैदर नो अदर के साथ बट नहीं लगाते हैं, देन लगाते हैं। कंजंक्शन डिनोटिंग कंडीशन कॉन्ट्रास्ट होता है क्या? ऐसा ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है ललित। ओके, कॉन्ट्रास्ट वाला कंजंक्शन हमेशा, कंडीशन वाला सेंटेंस हमेशा कॉन्ट्रास्ट होता है, ऐसा ऐसा नहीं है। देखो, आई हैव नो अदर क्लेम, मेरे पास अपनी संपत्ति के अलावा दावा करने के लिए कुछ नहीं है। चाहे अदर वर्ड आ गया, चाहे नो अदर वर्ड आ गया, उसके साथ हम बट नहीं लगाते हैं, देन लगाते हैं। उसी तरह आई वुड रादर, रादर से हम क्या करते हैं? आपको लगेगा मैम रादर के बीच में तो हम दो चीज को चुनते हैं ना, तो और लगा सकते हैं, नहीं। आई वुड रादर, मुझे बॉल नहीं चाहिए, मेरे को बैट चाहिए, रादर के साथ और मत लगा, देन लगा। उसी तरह ही वॉन्ट्स नथिंग एल्स, उसको कुछ नहीं चाहिए पीस के अलावा, एल्स के साथ, नथिंग एल्स के साथ बट लगाना, इसको थोड़ा याद रखें। इट इज नथिंग एल्स, ये और कुछ नहीं बल्कि तुम्हारा घमंड है जो तुम्हें ऐसा चीज बोलने पे मजबूर कर रहा है। एल्स वर्ड आ गया, नथिंग एल्स वर्ड आ गया, बट लगा, बट। ये भी हो गया। अब बहुत धीरे धीरे कर रही हूँ, मुझे चौथा क्लास हो गया आज। ओके, नो यूज ऑफ द कंजंक्शन दैट बिफोर डब्ल्यू एच वर्ड्स, कोई भी डब्ल्यू एच वर्ड के पहले ना दैट कंजंक्शन का यूज नहीं होता है। ओके, ऐसा क्यों होता है बता रही। थोड़ा बहुत आपने नरेशन पढ़ा होगा, जैसे मैंने लिखा ही सेड, थोड़ा सा बता रही हूँ, ही सेड आई एम बिजी। आपने थोड़ा बहुत डायरेक्ट इनडायरेक्ट बचपन में तो पढ़ा ही होगा। ये डायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या है? जब भी इन्वर्टेड कॉमास में होता है। इन्वर्टेड कॉमास किसको बोलते हैं? जब भी सेंटेंस ऐसा रहे ना, इसको ओपन इन्वर्टेड बोलते हैं, इसको क्लोज इन्वर्टेड बोलते हैं। ये किस इसलिए बता रही हूँ, ओके, इसलिए बता रही हूँ ताकि आप भूलो ना। डायरेक्ट है और इसको इनडायरेक्ट बनाने के लिए हम एक कंजंक्शन का यूज करते हैं। कौन सा? दैट इज दैट। ठीक है, डायरेक्ट से। बाकी चीज पे ध्यान मत देना कि मैम ये आई ही में कैसे बदला, ये एम वॉज में कैसे बदला। ये सब हम तब करेंगे जब हम नरेशन चैप्टर पढ़ेंगे। जब नरेशन चैप्टर पढ़ेंगे वहां डिटेल पर पढ़ेंगे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए हम कौन सा कंजंक्शन का यूज करते हैं? डैट का। देखो, जब कॉमा हट रहा है ना तो उसके बदले डैट का यूज होता है। हर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय डैट कंजंक्शन का यूज करते हैं। बट अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस आ गया, डब्ल्यू एच वाला सेंटेंस, देखो जैसे मैंने लिखा, ही सेड व्हाट आर यू डूइंग। ओके, ही सेड व्हाट आर यू डूइंग, ये एक ऐसा सेंटेंस। ही सेड व्हाट आर यू डूइंग, तो इसमें सेड उसने पूछा ना, तो सेड आस्क्ड में बदलेगा। बाकी सब चीज पे ध्यान मत देना। ही आस्क्ड दैट व्हाट आई वाज डूइंग, क्योंकि मुझे बाकी सारा चीज नहीं बताना है, बस मेरे को एक चीज को हाईलाइट करना है। हर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय दैट कंजंक्शन का यूज होता है। लेकिन जब भी कोई डब्ल्यू एच वर्ड आ गया, डब्ल्यू एच वर्ड में समझ रहे हो, डब्ल्यू एच वर्ड वाला जब आ गया, वॉट, वेन, वेयर, वाई और हाउ भी डब्ल्यू एच होता है। जब भी वाक्य में कोई डब्ल्यू एच वर्ड आ गया तो वहां पे डैट कंजंक्शन का यूज नहीं करते। अब आप बोलोगे मैम यहाँ तो डैट कंजंक्शन सही है, यहाँ डैट कंजंक्शन का यूज क्यों नहीं किया? क्योंकि
कोई भी WH वर्ड के पहले दैट कंजंक्शन क्यों नहीं यूज होता है? क्योंकि यही WH वर्ड कंजंक्शन का काम कर जाता है। ओके, जब भी वाक्य में, यहाँ तो WH वर्ड नहीं था ना, तो यहाँ तो डैट लगाओ, बट जब भी WH वर्ड आ गया वो खुद ही वाक्य में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कंजंक्शन का काम कर जाता है, उसीलिए कोई भी WH वर्ड के साथ दैट कंजंक्शन नहीं लगा। ठीक है, यही चीज मुझे बताना था और यहाँ पे मैंने वही लिखा है। नो यूज ऑफ द कंजंक्शन दैट बिफोर WH वर्ड, इंटरोगेटिव वर्ड्स लाइक हु, वेयर, व्हेन, विच, हाउ भी लगा सकते हो। इसके पहले हम दैट कंजंक्शन क्यों नहीं यूज करते हैं? क्योंकि ये सारे वर्ड्स खुद में ही कंजंक्शन का काम कर जाता है, तो फिर से मत लगाना। ओके, वी वांटेड टू नो दैट व्हाट कुड बी डन इन दैट केस, हम जानना चाहते थे कि इस केस में हम क्या कर सकते थे। तो देखो WH वर्ड आ गया, और कोई भी WH वर्ड का मतलब है प्रश्न पूछने वाले वर्ड, व्हाट, व्हेन, हाउ वाले, इसके पहले दैट कंजंक्शन का यूज नहीं करना। तो एरर इसी में, लिखते जाइए, फटाफट लिखते जाइए। इफ वाला नहीं, इफ वाला अलग, इफ वाला तो डाउट वाला है, आगे आगे पूछते रहेंगे सब। मैं यहाँ WH वर्ड की बात कर रही हूँ। फिर नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखो, भरत आस्ट मी, भरत ने मुझसे पूछा कि दैट विच द वे टू द पोस्ट ऑफिस वॉज, पोस्ट ऑफिस जाने का रास्ता क्या है? तो ये देखो WH, ये WH वर्ड है, पोस्ट ऑफिस जाने का रास्ता कौन सा है? WH वर्ड के पहले दैट नहीं लगा, WH के पहले दैट नहीं लगाना। बट ये क्वेश्चन जो थर्ड वाला है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था और बच्चों को लगा, बच्चों ने क्या किया ना, देखा कि मैम ये तो WH वर्ड है और WH वर्ड के पहले तो डैट कंजंक्शन नहीं लगता है, और इसको टिक कर दिया। वैसे ये यहाँ का डैट सही है और ये आंसर नो एरर। क्यों बता रही हूँ, क्यों बता रही हूँ, दो सेंटेंस लिख रही हूँ। जैसे मैंने लिखा, ही asked that when I would come। देखो when का दो मतलब होता है, एक when का मतलब होता है कब, कब आओगे, यहाँ तो WH का काम कर रहा है ना, क्वेश्चन पूछने वाला काम कर रहा है। और एक when का मतलब होता है जब, जब मैं बच्चा था, जब मैं छोटा था। तो ही asked that when I would come। और दूसरा लिखा मैंने, he asked that when he was a child, he asked नहीं लिखो, he said। दोनों में यहीं से पता चल जाएगा कहाँ डैट लगेगा कहाँ नहीं लगेगा। he said that when he was a child he was afraid of dogs। जब वो छोटा था तो वो डॉग से डरता था। तो अब आप क्या बोलोगे? देखो यहाँ पे said, यहाँ पे said मतलब कहा, और यहाँ पे उसने पूछा, ठीक है। और यहाँ जो WH वर्ड के पहले जो दैट है ना, ये गलत है, बट यहाँ जो WH वर्ड के पहले वाला जो दैट था वो करेक्ट। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे WH वर्ड का काम कर रहा है, क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है ना। ही आस्क्ड, उसने पूछा, ही आस्क्ड मी लगा दो, ही आस्क्ड मी व्हेन आई वुड कम, तुम कब आओगे। कब से हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चन पूछ, अब ये यहाँ का जो व्हेन है ना, क्वेश्चन पूछने वाला वर्ड हो गया, WH वर्ड हो गया। WH वर्ड मतलब इंटरोगेटिव, क्वेश्चन पूछने वाला वर्ड। बट यहाँ से क्वेश्चन थोड़ी पूछ रहे हैं, यहाँ तो बोला जा रहा है ही सेड, उसने कहा कि जब वो छोटा था तो वो डॉग से डरता था। तो यहाँ का दैट सही, ठीक है। तो जब भी व्हेन का सेंस कब के सेंस में आए तब वो इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है, WH है, लेकिन जब के सेंस में है तब तो टाइम बता रहा है, वहां पे आ जाए।
ये क्वेश्चन किसी स्टूडेंट ने मेरे को भेजा था कि मैम आपने तो पढ़ाया है WH के पहले डैट नहीं लगेगा, बट मैंने इसी को आंसर टिक किया बट नो एरर दिखा रहा है। क्योंकि जब पूछने के सेंस में आए ना तब WH के पहले दैट मत लगाना, तब वो WH इंटरोगेटिव प्रश्न पूछने वाला होगा, बट यहाँ तो टाइम बता, यहाँ लग सकता है। ये भी हो गया। अब आ जाओ शेल्डम इफ एवर, 14th वाला। अभी मुझे सो और सच में भी टाइम लगने वाला, कल तो कोशिश करूंगी खत्म करने का। एक होता है शेल्डम। शेल्डम का मतलब होता है ना, शेल्डम का मतलब होता है शायद ही कभी, ना के बराबर। तो ये शेल्डम वर्ड के साथ कौन सा कंजंक्शन आता है? ओके, शेल्डम वर्ड के साथ अगर इफ वर्ड आ रहा है तो हम कौन सा कंजंक्शन लगाते हैं? एवर। अरे उल्टा लिख दिया मैंने। शेल्डम वर्ड के साथ अगर एवर वर्ड आता है और कभी कभी शेल्डम वर्ड के साथ नेवर वर्ड आता है, जब भी शेल्डम वर्ड के साथ एवर वर्ड आ गया तो कौन सा कंजंक्शन डालोगे? इफ। अगर शेल्डम वर्ड के साथ नेवर आ गया तो कौन सा कंजंक्शन डालोगे? और शेल्डम इफ एवर का मतलब है, शेल्डम का मतलब है शायद ही कभी, ना के बराबर या कभी कभार। यहाँ पे क्या है ना कि ठीक है ये काम ना के बराबर होता है बट कभी कभी हो जाता है, पॉजिटिव सेंस में जाता है। बट शेल्डम और नेवर का मतलब है शायद ही कभी या कभी नहीं। यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा, कभी नहीं, बट यहाँ पे चलो कभी कभार हो भी जा रहा है। When would I come नहीं होगा, when I would come होगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन मार्क हट गया है ना। कल मैं पढ़ाऊंगी आपको यही वाला, वहां पे क्वेश्चन मार्क हट गया। अगर ऐसा रहता है ना, देखो when would I come, ये क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, और क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट से पहले वर्ब आता है। लेकिन अगर ये सेंटेंस ऐसा आ गया, इसको मैं पढ़ाऊंगी, कल ही पढ़ाऊंगी। ही आस्क्ड मी when I would come, ऐसा आ गया, फुल स्टॉप आ गया। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में फुल स्टॉप आ जाता है। और ही आस्क्ड मी when would I come। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था ना, जब भी वाक्य में क्वेश्चन मार्क होता है, कल मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाऊंगी इन्वर्जन, उसके बाद आगे कंजंक्शन कंटिन्यू करूंगी। तो क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस में ना पहले वर्ब आता है और फिर सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ जाता है। बट ये तो क्वेश्चन मार्क सेंटेंस नहीं है ना, ये सेंटेंस तो फुल स्टॉप है, और फुल स्टॉप वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले वर्ब नहीं आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है। ऊपर वाला करेक्ट। ओके, तो चलो अब सेंटेंस आपको दे रही हूं, जैसे लिखा मैंने, शेल्डम, शेल्डम और एवर, ही हेल्प्स द पुअर। शायद ही कभी या कभी कभी गरीबों की मदद कर देता है, और यहां तो वो कभी नहीं करता है। शेल्डम इफ नेवर, ही हेल्प्स द पुअर, यहां तो कभी नहीं करता है। ऊपर वाले सेंटेंस में तो चलो ठीक है, ऐसे तो कभी नहीं करता, बट कभी कभार कर देता है, बट यहां तो कभी नहीं करता। शेल्डम का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? बताओ क्या लग रहा है, शेल्डम का पार्ट ऑफ स्पीच क्या लग रहा है? ये शेल्डम किसकी विशेषता बता रहा है? शेल्डम किसकी विशेषता बता रहा है? शायद ही कभी वो हेल्प करता है, हेल्प की, और हेल्प वर्ब है, और वर्ब की विशेषता एडवर्ब। तो ये जो शेल्डम एडवर्ब है ना, इसके साथ हम और कंजंक्शन लगाते हैं या इफ भी लगा सकते। लेकिन ध्यान देना है कि अगर शेल्डम के साथ एवर वर्ड लगा रहे तो और गलत है, इफ लगाना। शेल्डम के साथ नेवर वर्ड लगा रहे तो और लगाना। और दोनों के सेंटेंस में डिफरेंस है। यहाँ तो थोड़ा सा पॉजिटिव है, यहाँ तो कभी कभार कर भी देता है, और यहाँ तो एकदम नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी सेंटेंस आ जाता है ना, हम क्या करते हैं, हम इसको नहीं बदलते हैं। कुछ बच्चा बोलेगा मैम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि शेल्डम के साथ और को रखते हैं और एवर को नेवर में बदल देते हैं, ऐसा भी तो कर सकते हैं। और कुछ को लगेगा मैम इफ है ना, तो इफ को रखते हैं
और इसको एवर नेवर को एवर में बदल देते हैं। हम एवर नेवर को नहीं बदल सकते हैं, ऐसा करेंगे तो हमारे वाक्य का मीनिंग चेंज हो जाएगा। वाक्य में बोल रहा है कि कभी कभार मदद कर देता है, और आप नेवर लगा दोगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा, नहीं नहीं कभी नहीं करता है। तो यू डोंट हैव टू चेंज द एवर एंड नेवर वाला वर्ड्स, इससे आपके वाक्य का मीनिंग चेंज होगा। अकॉर्डिंगली यू हैव टू चेंज द इनकरेक्ट कंजंक्शन को चेंज करके सही कर देना। लेकिन कभी कभी ऐसा भी आता है एग्जाम्स में, देखो शेल्डम और एवर, देखो एरर तो यहीं पे आप बोलोगे मैम शेल्डम के साथ अगर और वर्ड है ना तो आप लगा दो नेवर, क्योंकि शेल्डम के साथ अगर सॉरी आप बोलोगे कि मैम शेल्डम के साथ एवर वर्ड है ना, तो अभी तो आपने बोला कि शेल्डम के साथ एवर वर्ड हो तो आप इफ लगा दो, इफ लगा दो। हम एवर नेवर को नहीं चेंज कर सकते, ठीक है, इससे वाक्य का मीनिंग चेंज हो जाएगा, तो आप इफ लगा दो। लेकिन सपोज ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आया होता है, इंप्रूवमेंट जानते हो ना, उसमें उस वर्ड को अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है, अंडरलाइन कर देते हैं और ऑप्शन में 2-4 ऑप्शन डाल देंगे, उसको आपको करेक्ट, यहाँ पे तो बस जो गलत है आपको टिक करना है, बट इंप्रूवमेंट में तो आपको 4 ऑप्शन है उसमें से एक चुनना है। अगर ऐसा रहता शेल्डम और नेवर, अगर ऐसा रहता शेल्डम इफ एवर, यहां तो चलो पता चल गया, दिमाग लगा दोगे कि एवर वर्ड है मैम, चलो इफ लगा देते हैं, तो एरर तो इसी में। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन रहता और आपको दोनों में से कोई चुनना रहता, ओके, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, तब क्या करते? और कंजंक्शन है, शेल्डम का मतलब होता है शायद ही कभी, ना के बराबर। हाँ, तो अब हम क्या करते हैं कि आप सोचते हो कि चलो अब थोड़ा सेंटेंस का सेंस देखो। शेल्डम और एवर हैव आई टर्न्ड अवे अ बेगर, सेंटेंस नेगेटिव जा रहा है, शायद ही कभी ऐसा हुआ है ना हम, और अभी मैंने आपको बताया है कि हम एवर को नेवर में नहीं बदल सकते, लेकिन थोड़ा सेंटेंस का सेंस देखो, अगर दोनों आ गया तो शायद ही कभी ऐसा हुआ है कि मैंने किसी भिखारी को बिना भिक्षा दिए, आम्स का मतलब होता है भिक्षा, शायद ही कभी ऐसा हुआ है कि मैंने किसी भिखारी को बिना भिक्षा दिए वापस लौटाया होगा। इसका मतलब शायद ही कभी ऐसा हुआ है, इसका मतलब है मैंने कभी नहीं किसी भिखारी को वापस लौटाया। नेगेटिव जा रहा है तो यहाँ पे एकदम शेल्डम और नेवर का मतलब है कभी नहीं, कभी नहीं मैंने बिना पैसे दिए भिक्षा दिए लौटाया, तब ये कर। आसिफ अली, अपने आप को ना कंट्रोल करिए, मैम प्लीज स्टॉप द क्लास, हु आर यू टू गाइड मी, ठीक है, हु आर यू टू गाइड मी कि क्लास स्टॉप करिए, क्लास स्टार्ट करिए, ठीक है, आपके हाथ में है, आप एक बटन पे क्लास क्विट कर जाओ, किसने बोला है आपको जबरदस्ती पढ़ने के लिए? दिस गाय एवरी डे ही कम्स, और कुछ ना कुछ मैम प्लीज स्टॉप द क्लास, आप कौन होते हो मुझे बोलने वाले कि स्टॉप द क्लास? दिस पर्सन एवरी डे ही कम्स, और इसका कुछ ना कुछ कमेंट रहता है, तो आपको तो आज मैं वार्निंग दे के छोड़ रही हूँ, ऐसा हाल करूंगी ना कि 3 महीने तक कमेंट करने के हाल में नहीं रहोगी, ब्लॉक हो जाओगे, ब्लॉक हो जाओगे, प्लीज स्टॉप द क्लास। यहाँ बच्चे जबरदस्ती टीचर को बोल रहे हो और पढ़ा दीजिए मैम, और पढ़ा दीजिए, एग्जाम में 3-4 मंथ्स आपका बचा हुआ है, नहीं तो सिलेबस नहीं हो गया, स्टॉप द क्लास। अरे आपके हाथ में कोई ऑफलाइन क्लास थोड़ी है कि आपको मेरा परमिशन चाहिए, क्विट कर दीजिए, ठीक है। एक दो चीज मैं आपको बता देती हूँ, पहले ध्यान से सुन लो। हाँ, आपके हाथ में माउस है, आप आराम से जा सकते हो, किसने आपको रोका हुआ है? ध्यान से मेरी बात को सुनो, देखो मेरा टारगेट है कि कल मेरे को कंजंक्शन आपको खत्म करवा देना है, और मुझे हड़बड़ाना भी नहीं, हड़बड़ाती तो मैं कभी हूं नहीं, और मुझे कंजंक्शन भी आपको खत्म कर देना है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप लोग, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, और टीचर को ना कभी भी क्लास में इरिटेट करने की कोशिश मत करिए, वैसे मैं इरिटेट होती नहीं हूँ, कर ही देती हूँ। अब जो मैं बोल रही हूँ ध्यान से सुनना, ठीक है। कंजंक्शन का दूसरा पार्ट करवा रही हूँ। एक होता है
सच एज, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सच के साथ हम एज लगाते हैं, ठीक है, सच के साथ हम एज लगाते हैं, एग्जाम्पल वगैरह देते हैं, एग्जाम्पल वगैरह। कभी कभी हम सच के साथ दैट भी लगाते हैं, ठीक है, सच के साथ दैट भी लगाते हैं, ध्यान से सुनना। और कभी कभी हम सच के साथ दैट हम सो के साथ भी लगाते हैं, सो के साथ भी। अच्छा, मैंने उस दिन वो पढ़ाया था, आपको याद होगा, एक कंजंक्शन का पीडीएफ मैं अभी कहाँ से दे दूंगी, जब पढ़ा दूंगी तब दूंगी ना, ऐसा ऐसा क्वेश्चन करते हो। उस दिन मैंने आपको सो पढ़ाया था ना, किसी कंक्लूजन पे निकलने जाने के लिए। फिर मैंने आपको सो और दैट जब एक साथ आ गया, याद होगा, सो और दैट जब एक साथ आ गया बिना ब्रेक हुए तो वो पर्पस बताता है। लेकिन कभी कभी सो और दैट अलग अलग भी आता है तो वो रिजल्ट बताता है। ये मैंने आपको पिछले क्लास में बताया, सो से रिलेटेड हमने चीजों को डिस्कस किया था, ठीक है, सो के साथ हमने ये सब डिस्कस किया था। आज मेरे को डिस्कस करना है ना, सच के साथ हम एज लगाते हैं एग्जाम्पल वगैरह देने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप लोग का गलत होता है। अब आप बोलोगे मैम सच एज हम बाद में करेंगे, पहले मुझे इसको डिस्कस कर लेने दो। मैम सच के साथ भी तो डैट लगता है और सो के साथ भी तो डैट लगता है, और दोनों रिजल्ट बताता है, दोनों परिणाम के लिए यूज करते हैं, दोनों परिणाम बताने के लिए यूज करते हैं। जैसे मैंने लिखा सच, या ऐसा भी, ऐसा लिखा मैंने, ही इज सच अ हार्डवर्किंग पर्सन। आपके ये एग्जाम में भर भर के आने वाला है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से सुनो। ओके, सो और दैट जब टूट कर आएगा तब रिजल्ट बताएगा, लेकिन जब एक साथ आएगा ना, जैसे मैंने उस दिन बताया था, वी ईट सो दैट वी माइट लिव, हम खाना खाते हैं ताकि हम जी सके, हम जिंदा रहने के उद्देश्य से खाते हैं। तो सो और दैट जब इकट्ठे आएगा तब रिजल्ट नहीं बताएगा, तब तो पर्पस बताता है, उद्देश्य, जिंदा रहने के उद्देश्य से खाते हैं। बट जब टूट कर आता है अलग अलग तो रिजल्ट बताता है। एग्जाम में आपको ये परेशान करेंगे, मैम सच के साथ भी तो दैट आता है और सो के साथ भी तो दैट आता है और दोनों तो रिजल्ट ही बताता है, तो कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे सच लगाएंगे और कहाँ पे सो लगाएंगे? थोड़ा ध्यान से सुनना। पहले तो एग्जाम्पल दे रही हूँ कि कैसे रिजल्ट बता रहा है। ही सच अ हार्ड वर्किंग पर्सन दैट, इतना मेहनती है जिसका रिजल्ट ये है कि उसको सब लोग पसंद करते हैं। ही इज सच अ हार्ड वर्किंग पर्सन दैट एवरीवन अप्रिशिएट्स हिम। इतना मेहनती है जिसका नतीजा, जिसका परिणाम ये है कि सब लोग उसको पसंद करते हैं। एक ये हो गया। फिर मैंने लिखा ही इज सो हार्ड वर्किंग, he is so hardworking that everyone appreciates him। आज मेरी YouTube क्लास नहीं है इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम ले रही हूँ। आप लोग भी चाहोगे ना कि कल मैम कंजंक्शन खत्म कर दे। थोड़ा सा आपके बैच, देखो कुछ ऐसे बैचेस होते हैं ना जहाँ पे टीचर को थोड़ा सा हड़बड़ी नहीं रहता है। जैसे जो भी बैचेस जनवरी और वो सब फरवरी में शुरू हुआ था, उसमें क्या था ना कि अरे अभी एग्जाम तो सितंबर और अक्टूबर में, वहां पे टाइम होता है। बट आपका बैच एक ऐसा बैच है ना जिसके खत्म होते साथ तुरंत एग्जाम आ जाएगा, और साथ में मुझे आपको प्रैक्टिस भी बीच में ही, जब सिलेबस 50% होगा उसमें प्रैक्टिस भी शुरू करवा देना है, क्योंकि इस बार आपके हाथ से 24 निकल जाएगा, फिर आपको एक साल वेट करना पड़ेगा। खत्म आज नहीं हो, खत्म तो कल ही होगा। तो सच के साथ अब देखो दोनों का ट्रांसलेशन सेम है। ही इज सच अ हार्ड वर्किंग पर्सन, वो इतना मेहनती आदमी है जिसका रिजल्ट है कि सब लोग उसको पसंद करते हैं, और वो इतना मेहनती है जिसका रिजल्ट ये है कि सब उसको पसंद करते हैं। इस दोनों सेंटेंस का मतलब सेम है। और सच के साथ भी
दैट लगता है, रिजल्ट बता रहा है, और सो के साथ भी दैट लगता है, रिजल्ट ही बता रहा है। ओके, सच के साथ, सो के साथ, तो अब आपको कंफ्यूजन होगा। दैट तो दोनों के साथ लगता है, कि मैम कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे सच लगाएंगे और कहाँ पे सो लगाएंगे, क्योंकि दैट तो दोनों लेता है। अब सो और सच के बीच में डिफरेंस देखना। अब देखो, ये पर्सन क्या है? पर्सन नाउन है, ठीक है, और ये हार्ड वर्किंग एडजेक्टिव है, हार्ड वर्किंग एडजेक्टिव, ठीक है। अगर मैं हार्ड वर्किंग नहीं भी लगाती, अगर पर्सन भी लगा देती, ठीक है, अगर ऐसा भी लगा देती, पर्सन भी लगा देती, तो फिर भी ही इज सच अ पर्सन, वो ऐसा व्यक्ति है कि सब लोग उसको पसंद करते हैं, बस उस व्यक्ति की मैंने विशेषता बता दी। और यहाँ पे हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग का मतलब होता है मेहनती, मेहनती किसी की विशेषता बता रहा है, ये एडजेक्टिव। अब डिफरेंस देखो, ये सच है, ये सच होता है एडजेक्टिव, ठीक है। दोनों में डिफरेंस बता रही, दोनों तो अपने साथ दैट कंजंक्शन लेता है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि सच एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है? नाउन की, नाउन प्रोनाउन की। तो सच के बाद, सच के बाद हमेशा एक नाउन आएगा। और आप बोलोगे मैम यहाँ सच के बाद नाउन कहाँ आया? अरे ठीक है, सच के बाद यहाँ पे नाउन आया ही है ना, बस मैंने उस नाउन की विशेषता बता दी, ठीक है। लेकिन ये जो सो होता है, ये एडवर्ब होता है, और एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है? एडवर्ब जो होता है, ये किसी एडजेक्टिव की भी विशेषता बता सकता है, या एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बता सकता है। ये मैंने फर्स्ट दिन बेसिक में बताया था कि सच एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव तो हमेशा नाउन की विशेषता बताता है, इसलिए सच के बाद हमेशा नाउन चाहिए। अब आप बोलोगे हाँ मैम सच के बाद नाउन कहाँ आया? आया है ना, बाद में नाउन तो आया है, बस इसकी विशेषता बता दी है। लेकिन सो एडवर्ब होता है, और एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है? एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, दूसरे एडवर्ब की भी बताता है। इसीलिए सो के बाद या तो एक एडजेक्टिव चाहिए या तो एक एडवर्ब चाहिए। तो यहाँ सो के बाद एक एडजेक्टिव आया, कभी कभी सो के बाद एडवर्ब भी आ सकता है, ठीक है, ये भी आ सकता है। ये मुझे आपको बताना था। अब आते हैं, अब यहाँ पे मुझे वही चीज आपको बताना था, इसमें बहुत सारे चीज है। ये वाला तो मैं बाद में बताऊंगी, ओके। सच दैट रिजल्ट कॉन्सिक्वेंस के लिए बताते हैं, ये सब बाद में बताऊंगी। ये वाला आप लिख सकते हो, ठीक है, ऐसा लिखना, सच के बाद, सच के बाद भी दैट आता है, ठीक है, सच भी अपने साथ दैट लेता है, और सो भी अपने साथ दैट लेता है, दोनों लेता है। ऐसा पहले लिख लोगे, सो भी अपने साथ दैट लेता है, सच भी अपने साथ दैट लेता है, और दोनों रिजल्ट बताता है। ऐसा लिखो, दोनों रिजल्ट बताता है, बट डिफरेंस क्या है? नीचे ऐसा लिख लेना, ऐसा लिखना है कि सच, ये वाला भी मत लिखना, ऐसा लिखना है कि सच क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, और सो क्या होता है? एडवर्ब होता है, ओके। और एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है? एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है? नाउन की, ठीक है। और एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है? एडवर्ब विशेषता बताता है किसी एडजेक्टिव की भी या किसी दूसरे एडवर्ब की भी। इसीलिए, इसीलिए सच के बाद हमेशा एक नाउन आता है, और सो के बाद कोई एडजेक्टिव भी आ सकता है, कोई एडवर्ब भी आ सकता है, क्योंकि सो एडवर्ब होता है, और एक एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बता सकता है, एडवर्ब की भी बता सकता है। ये भी लिख लेना। और दूसरा ये भी लिखना कि सच के बाद, सच के बाद अ और एन का यूज हो सकता है, लेकिन सो के बाद अ और एन का यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अ और एन जो ये आर्टिकल है, किसके लिए यूज होता है? नाउन के लिए, और सच तो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद ही तो नाउन आता है। एडजेक्टिव नाउन की ही विशेषता बताता है ना, एडजेक्टिव नाउन की। तो सच के बाद अ और एन लगा सकते हैं, लेकिन हम सो के साथ अ और एन नहीं लगा सकते, क्योंकि सो के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है, और आर्टिकल एडजेक्टिव एडवर्ब के साथ थोड़ी लगता है, आर्टिकल नाउन के साथ लगता। लिखो पहले हम, बस 5 मिनट लेती हूँ और
मुझे पता है ना कितने समय में मतलब खत्म हो जाएगा, क्योंकि कल मुझे 5 कंजंक्शन अलग से करवाना है, उससे कैसे कैसे एरर्स आता है, इधर और निदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो, उसमें मेरे को टाइम लगने वाला है। लिख लिया है ना? ओके, लगाया है मैंने। सच के बाद आर्टिकल लग जाता है और आर्टिकल के बाद ही नाउन लगता है, और दैट तो दोनों के साथ। बट सो तो एडवर्ब है ना, और एडवर्ब या तो किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताता है या दूसरे एडवर्ब। दैट डन, वेरी इंपॉर्टेंट है। बट इसमें जो सबसे उलझाने वाला है, जो 1-2 साल पहले प्री में आया था, ओके, वो तो मैं, और कहीं पे ये भी लिख लो, ये भी लिख लो, ये भी काम हो जाएगा कि सच के साथ। अच्छा चलो, उसको बाद में बताऊं। कल मेरे को याद दिलाना कि मैम एज वाला भी करवाइएगा। अभी इसको मत लिखो, अभी इसको मत लिखो, दैट वाला लिखो। ओके, दैट वाला लिखना। ये मत लिखना, बस याद दिलाइएगा मैम सच के साथ एज वाला एक बार डिटेल में बताइएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे मैंने, यहाँ पे सपोज मैंने सो भी डाला और सच भी डाला, आप बताना कौन सा होगा। यहाँ भी मैंने सो भी डाला और सच भी डाला है, अब बताओ क्या होगा। इट वॉज सच अ कोल्ड आफ्टरनून, इतना कोल्ड आफ्टरनून था जिसका रिजल्ट ये हुआ कि हमने तो खेलना ही बंद कर दिया, तो क्या होगा। और इसी सेंटेंस के नीचे ये वाला लिखना, ये वाला थर्ड में नहीं लिखना, थर्ड में इसको लिखना है ऐसा। इट वॉज, कंपेयर कर करके लिखोगे ना, तो यहाँ पे लिख रही, एक मिनट थोड़ा सा टाइम दीजिए, तब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इट वॉज सच अ कोल्ड आफ्टरनून, खाली खाली एडजेक्टिव मत देखना। आप बोलोगे मैम यहाँ तो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के साथ तो एडवर्ब लगना चाहिए, बाद में एक नाउन भी आएगा। इट वॉज सच अ कोल्ड आफ्टरनून आफ्टरनून that we stopped playing, ठीक है। और दूसरा लिखा, सो भी लगाओ या सच है, आप बताना। फिर मैंने लिखा इट वॉज सो या सच कोल्ड that we stopped playing, और दैट तो दोनों जगह लगा हुआ है। ओके, दैट दोनों जगह लगा है, दैट यहाँ भी है और दैट यहाँ भी है, और हम सो के साथ भी दैट लगाते हैं, सच के साथ भी लगाते हैं। पहला वाला देखो, आप बोलोगे कि मैम आपने तो बोला है ना कि सो के बाद, सो के बाद या तो एडजेक्टिव आता है, सो के बाद या तो एडवर्ब आता है, ठीक है। और यहाँ तो एडजेक्टिव है और यहाँ भी तो एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एडजेक्टिव है, बट यहाँ एडजेक्टिव के बाद एक नाउन भी तो है, नाउन भी तो है, और नाउन की विशेषता एडवर्ब नहीं बताएगा, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताए। ओके, और सच के साथ, सो के साथ तो वैसे भी अ नहीं लगता है, सच के साथ अ या एन लगता है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की विशेषता, ये तो एडजेक्टिव है और सो एडवर्ब है, और एडजेक्टिव एडजेक्टिव की विशेषता नहीं बताएगा बट एडवर्ब बता सकता है। सो लगा, सो लगा देना। ठीक है, और भी दे रही हूँ एग्जांपल्स, एक्सेप्शन वाला कल करवाऊंगी। तो ठीक है, ऊपर वाला एग्जाम्पल मत लिखना अभी। इट वॉज सच अ कोल्ड आफ्टरनून, इतना कोल्ड आफ्टरनून था, तो आफ्टरनून नाउन है, तो नाउन के साथ और आर्टिकल भी तो लगा है, सच के साथ आर्टिकल लगता है। द मैन स्पोक विथ सच अ पैशन, पैशन SION वाले वर्ड नाउन होते हैं,
और नाउन के साथ आप एडजेक्टिव लगाओगे। और वैसे भी सच के साथ आर्टिकल लगता है, सो के साथ नहीं लगता, सो के साथ नहीं लगता। थक गए होगे, मुझे पता है ना, 2 घंटे क्लास करना बोरिंग हो जाता है। तो जो कल हटके वाला क्वेश्चन आया था ना, कल मैं फ्रेश आपको करवाऊंगी इसको। कल मैं कंजंक्शन कंप्लीट करवा ये वाला तो थोड़ा इजी था, बट एग्जाम में कंफ्यूज करने वाला सेंटेंस आया था। ये वाला सेंटेंस आया था, दिस इज, ऐसा वाला टाइप करोगे तो मिल जाएगा। दिस इज टू ग्रेव अ सिन टू बी पार्डेंड। ये वाला कल करवाएंगे। नेक्स्ट वाला, शी इज सच अ ब्रिलियंट वुमेन दैट एवरीवन एडमायर्स। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नाउन है ना, अगर नाउन आ गया और इसके साथ एक आर्टिकल आ गया, नाउन आ गया, पहले देखो आर्टिकल, एडजेक्टिव, नाउन, तो सच लगा। बट यहाँ तो सिंपली एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बता सकता है। सो एडवर्ब है, उसके बाद एडजेक्टिव है। दिस इज सच अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, क्योंकि थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन क्या हो सकता है, हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है कि मैम ये तो एडजेक्टिव है ना, और आपने बोला है कि सो के बाद एडजेक्टिव लगता है। सो के बाद एडजेक्टिव लगता है जब बाद में कोई नाउन ना हो, बट यहाँ पे तो नाउन है, नाउन, और नाउन के साथ तो सच लगा ले। अगर ऐसा रहता ना, द प्रॉब्लम इज सो कॉम्प्लिकेटेड, ऐसा रहता, द प्रॉब्लम इज सच कॉम्प्लिकेटेड या सो कॉम्प्लिकेटेड, प्रॉब्लम इतना कॉम्प्लिकेटेड है, तो यहाँ पे तो सिर्फ एडजेक्टिव है ना, सिर्फ एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के साथ तो एडवर्ब लगाओ, सो कॉम्प्लिकेटेड। बट यहाँ तो एक नाउन भी था। दिस इज सच अ प्रॉब्लम, यस, ये वाला द प्रॉब्लम इज सो कॉम्प्लिकेटेड, ये तो सही है। ही इज सो क्लेवर दैट ही कैन लर्न मल्टीपल, यहाँ भी वही है, क्लेवर एडजेक्टिव है, कोई नाउन वगैरह नहीं आया है, तो सच तो लगाओगे नहीं, सो लगाओ। ठीक है, ही इज सो क्लेवर दैट ही कैन लर्न मल्टीपल लैंग्वेजेस। यहाँ तक तो सब ठीक ठाक जा रहा है। अरे आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ, दिल से थैंक यू मत बोलो। मैं आपसे दिल से सिलेक्शन चाहती हूँ। मेरे को थैंक यू तब हो जाता है ना जब सिलेक्शन मिल जाता है, मुझे सिलेक्शन मिल जाता है। क्योंकि जब भी मीटअप वगैरह होता है तो हम लोग के इवेंट मैनेजर है, जो मेरे घर का सारा पर्सनल इवेंट्स वही ऑर्गेनाइज करते हैं, और मेरे मीटअप भी ऑर्गेनाइज वही करते हैं। और जब जब ये तो हम लोग का थर्ड मीटअप था, तो जब जब वो मीटअप उन लोग ऑर्गेनाइज करते हैं ना, जबकि उन लोग थर्ड पर्सन है, तो उन लोग का यही कहना होता है कि मैम मतलब आपके मीटअप में एक अलग बड़ा मजा आता है देखने का, एक टीचर और स्टूडेंट के बीच का बॉन्डिंग। मतलब हम लोग बहुत सारे इवेंट्स करते हैं, कॉर्पोरेट फंक्शंस करते हैं, बहुत सारी चीजें, बट आपके मीटअप में ना मतलब एक इमोशनल टीचर और स्टूडेंट की बॉन्डिंग देखने को मिलती है, तो वो एक अलग लेवल की बॉन्डिंग होती है। तो बस सिलेक्शन के थ्रू ही होता है। ये हो गया, ठीक है, ये वाला वही लिखा है, ठीक है। सच एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव के बाद नाउन लगा देना, और सो एडवर्ब होता है, और एक एडवर्ब, सो एडवर्ब होता है, और एक एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, एडवर्ब की भी बताता है। ओके, मीटअप का वीडियो विकास भैया फ्री हो जाएंगे तो आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल करो, ही स्पोक डैश क्लियरली, उसने उसने इतना क्लियरली बोला ना, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि सबको सब चीज समझ में आ गया। ये क्लियरली एडवर्ब है, क्लियर एडजेक्टिव होता है, क्लियरली एडवर्ब है,
क्योंकि स्पोक की विशेषता बताना ना वर्ब, और एडवर्ब सो होगा ना, क्योंकि सो भी एडवर्ब है। सो के बाद या तो कोई एडजेक्टिव आएगा या सो के बाद कोई एडवर्ब आएगा, और सच के बाद या तो नाउन आएगा या तो एडजेक्टिव आके नाउन आएगा। He spoke so clearly that everybody understood the facts. यहां तक तो इजी है, सब अच्छा अच्छा जा रहा है। हाँ, रुको रुको, अब मैं कल करवाऊंगी, आप लोग थक जाओगे, ठीक है, कल करवाऊंगी। बस एक चीज करवा लेने दो, एक चीज करवा लेने दो, क्योंकि अभी बहुत सारा चीज मुझे और करवाना है, सब थक जाओगे। कल भी क्लास को थोड़ा, कल तो कल खत्म ही करना है। अब देखो, अब ये जो इडियट है, मेरे को बताओ कि ये इडियट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? इडियट और फूल क्या है? अब बोलोगे मैम दोनों तो मूर्ख है। इडियट का मतलब भी मूर्ख होता है और फूल का मतलब भी मूर्ख होता है। नहीं, इडियट और फूल एडजेक्टिव नहीं है। लगेगा एडजेक्टिव है, बट नहीं है, एडजेक्टिव नहीं है। इडियट और फूल का मतलब मूर्ख नहीं होता है, ये होता है मूर्ख व्यक्ति। तो ये जो इडियट और फूल है ना, दिस इज अ नाउन, दिस इज अ नाउन। और इसका एडजेक्टिव क्या बनेगा? इडियोटिक। मेरे को टाइम लगेगा, ठीक है, अभी मैं क्लास में हूँ, अभी भिंडी तोरी मत करो, मैं फोन करूंगी तुम्हें। इडियोटिक और ये फूलिश। चली गई वो आंटी, बोल दोगी मामा फोन कर देगी। मैं क्लास खत्म कर फोन कर दूँ, उठा लेना, ठीक है। तो फुलिश इज अ फुलिश, इडियट, इडियट नाउन है और इसका एडजेक्टिव इडियोटिक है, और इसका फुलिश, फुलिश है, फुलिश। ओके, तो एक दो एग्जांपल दे रही। बस थोड़ा सा करके फिर कल डिटेल में कर दूंगी, और भी कल जितना भी टाइम लग जाए, खत्म तो कर ही लेना है। इडियट पर्सन नहीं होगा, इडियट पर्सन कोई वर्ड नहीं होता है दिव्यानी। ही इज एन इडियट पर्सन। ये गलत है, गलत है, क्योंकि पर्सन भी नाउन है, ठीक है, और इडियट भी नाउन है। ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। दोनों नाउन कहाँ से एक साथ डाल दो? दोनों नाउन एक साथ नहीं डालोगे। सिंपली क्या लिखोगे? ही इज एन इडियट। पर्सन मत लगा, ही इज एन इडियट, ही इज एन इडियट। ओके, अगर ऐसा लिखना है, ही इज एन इडियोटिक पर्सन, ही इज एन इडियोटिक पर्सन, मूर्ख है पर्सन। पर्सन नाउन है और नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव लगा दिया। ओके, बट इडियट और पर्सन एक साथ मत लगाना। जैसे मैंने लिखा ही इज अ फूल, ये सही है, ही इज अ फूल। बट अगर मैंने लिख दिया ही इज अ फूलिश, ये गलत है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि फूल तो नाउन है, मूर्ख व्यक्ति, और नाउन के साथ तो आर्टिकल लगता है, बट फुलिश तो एडजेक्टिव है ना, और एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल नहीं लगेगा, सिंपली ही इज फुलिश होगा, ठीक है, ही इज फुलिश होगा। अगर मेरे को नाउन, मेरे को आर्टिकल रखने का मन है, तो मैं बाद में एक नाउन लगा सकती हूँ, ही इज अ फुलिश पर्सन लगा सकती। पर्सन नाउन लगा दिया तो आर्टिकल रख दूंगी, अगर नाउन नहीं लगा रही हूँ तो आर्टिकल भी हटाऊं। और ही इज अ फूल पर्सन भी मत लगाना, ही इज अ फूल पर्सन, फूलिश एडजेक्टिव, ही इज अ फूल पर्सन भी मत लगाना। फूल भी नाउन है, फूल एडजेक्टिव नहीं है, फूल नाउन है और पर्सन भी नाउन है, तो मत लगाना, सिंपली ही इज अ फूल लगाना। फुलिश पर्सन लगा सकते, बस एक चीज। मैंने लिखा ही इज सच एन इडियट that everybody is such an idiot that, कुछ तो मेरे ऊपर गुस्सा हो रहे होंगे कि मैम जाओ आप छोड़ो, that everybody hates
हिम। अब दिमाग में आ सकता है, ये वाला मैंने इसलिए करवाया ना, दिमाग में आ सकता है कि मैम इडियट तो एडजेक्टिव होता है, और आपने बोला है कि एन आर्टिकल, सच के बाद आर्टिकल आ गया तो बाद में नाउन आना चाहिए, तो यहाँ इडियट एडजेक्टिव नहीं, इडियट नाउन होता है, नाउन है, तो ही सच एन इडियट। ओके, ही इज फुलिश पर्सन, ही इज अ फुलिश पर्सन। यस, और मैंने लिखा ही इज सो इडियोटिक, इतना इडियोटिक है दैट एवरीबडी या एवरीवन हेट्स हिम। तो ये तो सही है ना, इडियोटिक एडजेक्टिव है, और इसके बाद तो एडजेक्टिव आए। ओके, अब आप ना, कल मैं भूलू ना, जैसे मैं क्लास में एंटर करूंगी ना, तो मेरे को थोड़ा सा ये सब याद दिला देना, बस ये याद दिलाना, मैम आप सच एज वाला बताना, ऐसा ऐसा कहीं कॉपी में साइड में लिख लो तो, और टू ऐसा ऐसा भी लिख लो, टू वाला भी बता देना, बस ये दो चीज लिख लो ताकि मैं भूलू ना, उसके बाद फिर मैं इधर और नीदर नॉर करवाऊंगी। हाँ, ओवर कर दीजिए, आप ओवर कर दिया भाई सबको। हाँ, ओके, सिर्फ इजी इजी चीज नहीं पढ़ना है, ओके, सब इजी इजी चीज पढ़ के नहीं जाना, इजी इजी बच्चों को पढ़ा दो और बच्चा खुश हो गया, अरे टीचर ने जो पढ़ाया सब समझ में आ गया। जब एग्जाम में जाते हैं ना तो कुछ काम नहीं करता है, तो बच्चों को सब पढ़ाना है, इजी डिफिकल्ट, एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन ट्विस्ट करके आता है, कल मैं आपको बताने वाली। ओके, कैसे ट्विस्ट करके एक सेंटेंस आया था, कहीं पे होगा, कहाँ चला गया, कहीं पे होगा, अभी आप लोग थक गए हो ना, दिस इज टू ग्रेव, पता नहीं कहीं पे होगा, मैं इसको करवा दूंगी। ओके, चलो एंड करती हूँ। नहीं नहीं ठीक है मैम, खत्म करिए, मेरे लाइट का लाइब्रेरी का इन्वर्टर भी डिस्चार्ज हो गया है।